ऐसा नहीं हो सकता कि आप सुबह उठें, बिस्तर में पड़े रहें और सिर्फ दाढ़ी को जाके बोलें या अल्लाह रात को 2 करोड़ रुपए निकल आए बॉस बिस्तर के नीचे से। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सिफ्तान अली फुटबॉल का सीज़न 2। मेरे बिलीफ सिस्टम के मुताबिक मुझे ये लगता है कि मैंने जो फैसले लिए ना वो शायद इसलिए लिए थे कि मुझे मेरा रब इस बात को बता सके कि तुमने कर लिया ना अपना फैसला। अब मैं बताता हूँ, मैंने ना वो बेवकूफ़ाना बिलीफ सिस्टम इनकलकेट कर लिया अपने अंदर जो बेशतर आरजेस को होता है कि सर मैं तो नीचे उतरूंगा और लोग कपड़े फाड़ लेंगे, मुझे मेरा चेहरा देख के कहेंगे अल्लाह यासिर आ गया, अल्लाह। मैं खुद रोल्स मांगने जाता था, अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस में जाता था और वो कहते थे कि हाँ अच्छा ये दोस्त का रोल है, अच्छा ये फला, अच्छा पूरे सीरियल में ना 2 लाइनें, एक्चुअली 2 लाइनें। मेरे नाना ने ना मुझे एक जुमला दिया था कि बेटा मर्द उस दिन कहलाना जिस दिन अपने बाप के पैसे पे और रुतबे पे और वजूहात से नहीं, अपने पैरों पे खुद खड़े हो जाओ। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सिफ्तान अली फुटबॉल का सीज़न 2। और आज के जो हमारे मेहमान हैं, एक शख्स जो ओमान में पला बड़ा, वहाँ से तालीम हासिल की, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए वो वापस पाकिस्तान आए। यहाँ आके वो डॉक्टर बने। डॉक्टर बनने के बाद उनको ख्याल आया कि यार आरजे बन जाता हूँ। किसी ने तारीफ़ की होगी कि आवाज़ अच्छी है। फिर वो आरजे बनने के बाद वीजे बने। अब जब कैमरे के सामने आ गए तो उन्होंने कहा यार एक्टिंग भी कर लेते हैं। फिर उन्होंने एक्टिंग शुरू की और वो एक्टर बन गए। एक्टर बनने के बाद वो कुछ चैनल्स में जाने लगे, काम शुरू किया, वहाँ पे चैनल्स के साथ काम की। फिर उसके बाद वो बहुत मशहूर वॉइस ओवर आर्टिस्ट बने। वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने के बाद, मशहूर होने के बाद, वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी वन ऑफ द लीडिंग, वहाँ गए, वहाँ काम शुरू किया उन्होंने। फिर उन्होंने कुछ अरसे का ब्रेक लिया और उस ब्रेक के बाद उन्होंने अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट की और वो प्रोड्यूसर भी बन गए। अब मुझे नहीं पता इससे ज़्यादा उनको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है या नहीं। मेरा तो पहला सवाल ये है कि मैं शुरू करते साथ ही ये पूछूं कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, मतलब आगे क्या करना है आपको। तो बिना वक्त ज़ाया किए आज के जो हमारे मेहमान हैं वो है डॉक्टर यासिर अकील साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन यार। यू वेलकम। बहुत फ्लैटरिंग इंट्रोडक्शन था। लेकिन मेरा फिर वही सवाल ये है कि डॉक्टर साहब क्या प्लान है नेक्स्ट? यार ओके, सो अगर हम थोड़ा सा ट्रैक बैक करें, देखें मैं हुलिये पे ना जाए, थोड़ा सा ना रिलीजियस या कह लें कि स्पिरिचुअल कनेक्शन के साथ ज़िंदगी गुजारी है मैंने। ठीक है। और मुझे ना हज़रत अली का एक कौल बार बार याद आता है कि मैंने अपने हर इरादे के टूटने से खुदा की मर्ज़ी को पहचाना। क्या बात है। ठीक है। क्या बात है। हमारा इरादा ये था कि ये MBBS करूँगा मैं, फिर मैं ऑप्थेल्मोलॉजी करूँगा। सही है। और मेडिसिन प्रैक्टिस करूँगा ज़िंदगी भर। बिल्कुल। लेकिन ये तो हमारा इरादा था ना। बिल्कुल। उसने मेरी रोज़ी कहीं और लिखी थी। और इत्तफाक ऐसा हुआ कि जिस दिन मेरी ग्रेजुएशन की पार्टी थी तो वो वालिद साहब ने एक पार्टी थ्रो की। सही। उसमें एक दोस्त उनका कॉलीग था और मेरा हम उम्र था, तो उसने कहा कि मैं गाना गा सकता हूँ। खुद से कहा उसने, बैंकर। ठीक है। तो उसने कहा, वालिद साहब ने कहा तुम आ जाओ गाना गा लो, क्योंकि वो होता है ना जिसको गाने का शौक होता है उसको ऑडियंस की तलब होती है और वो फौरन वो आया, उसने गाना वाना गाया। मेरा हम उम्र था तो हमारी गपशप लग गई। तो उसने कहा कि डॉक्टर तुम्हारी आवाज़ अच्छी, तुम आरजे क्यों नहीं बन जाते? मैंने कहा पागल हो गए, ये कौन सा काम है भला। सही है। ये बात ख़त्म हो गई। ठीक है। 4-6 दिन के बाद मैं गाड़ी चलाते हुए घर आ रहा हूँ अपने, और एक अनाउंसमेंट होती है रेडियो पे। 4-6-8 नए स्टेशन खुले थे। सही है। और एक खातून की आवाज़ आती है कि अगर आप में दम है तो इस नंबर पे फ़ोन करें और देखें कि आप की आवाज़ कैसी है, आप रेडियो जॉकी बनने के लायक हैं कि नहीं है। तो अच्छा, आपने वो जो सेंटेंस है कि अगर आप में दम है, वो मुझे ऐसा लगा जैसे उसने मुझे मुखातिब करके कहा कि अगर तुम समझते हो कि कुछ है तो आके दिखा दो ना। बिना वजह मैंने यंग था और अगले दिन हम चले गए। हमने उस वक्त फ़ोन किया, अगले दिन चले गए। दोपहर को उनकी कॉल आ गई कि जी आप कल सुबह से आ जाएं ट्रेनिंग के लिए। सही। ये शुरू हो गया। इत्तफाक ऐसा हुआ कि ये 6 महीने तक चलता रहा। 6 महीने के बाद एक दिन संडे को, मैं बताता हूँ मैं ये क्यों आपको पूरी कहानी सुना रहा हूँ। सही है। क्योंकि आपने कहा ना इरादा क्या है, तो इरादे पे हम बात करते हैं। तो 6 महीने के बाद जो है, मैं संडे के दिन, और मेरे बाल लंबे, एक पहली बात तो ये कि बाल थे बाल लंबे भी थे उस वक्त, और गोटी रखता था उस वक्त। सही। तो इत्तफाक संडे को मुझे बुलाया गया कि जी फलाना आरजे नहीं आ पा रहा है तो आप प्लीज़ फिल इन कर दें स्लॉट। मैं बहुत रिलक्टेंटली, क्योंकि संडे को मुझे काम करना अच्छा नहीं लगता, शुरू से नहीं लगता। खैर मैं पहुंचा तो वो आ चुका था।
तो मैं अब सड़ा हुआ बैठा हुआ था, भुना हुआ, यार मुझे भी बुलाया और वो मुझे भी बुला लिया, इसको भी, मतलब क्यों? सही है। इतनी देर में एक मुजाहिद बरेलवी साहब होते थे न्यूज़ में, इंडस न्यूज़ में होते थे, ठीक है। वो आते हैं और वो कहते हैं आपका नाम डॉक्टर यासिर है? मैं कहा जी, और याद रहे कि मैं सड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक 22 साल का लड़का जब सड़ा हुआ है ना, तो शायद इस बात की मुरब्बत नहीं कर रहा है कि एक बड़ा आदमी उससे कुछ पूछ रहा है जो उसके उम्र में भी बड़ा है और जाहिर है तजर्बे में भी ज़्यादा है। मैंने कहा जी, तो कहना न्यूज़ कास्टिंग करोगे? और याद रहे मुझे उर्दू नहीं पढ़नी आती थी उस वक्त। सही। मैं हिज्जे करके पढ़ लेता, छोटे बच्चे की तरह। सही है। क्योंकि बाहर आता तो उन्होंने कहा, मैंने कहा मुझे उर्दू नहीं आती। तो कहते नहीं मुझे इंग्लिश न्यूज़ कास्टर चाहिए, इंग्लिश तो पढ़ लेते हो। उन्होंने मुझे कार्ड दिया। सही है। और वो चले गए, चले मुझे कॉल करके आ जाना। ठीक है। मैं गया था न्यूज़ कास्टर बनने का ऑडिशन देने। ठीक है, लेकिन बन के आप आए न्यूज़ कास्टर? नहीं, मैं न्यूज़ कास्टर को ऑडिशन देने गया हूँ, वापस आया हूँ, 3 दिन के बाद मुझे फ़ोन आता है और कहा जाता है कि आप आ जाएं, आपसे मिलना चाह रहे हैं जो इंडस के ओनर हैं, गजनफर साहब। गजनफर साहब ने मुझे बिठाया और बोला आई वॉन्ट यू टू बी अ वीजे। ओह, तो वो सिलसिला, अच्छा सही, ओके। मैंने कहा ये क्या होता है? कहने ये ऐसे ऐसे होता है। अच्छा, तो ये मेरा इरादा नहीं था, याद रहे। ठीक है, लेकिन मेरा शायद रोजी मेरा नसीब, बिल्कुल, अल्लाह ने यहाँ लिखा था। तो अगेन टू कम बैक, मेरी पूरी करियर की अगर आप जर्नी देखेंगे तो मेरे बिलीफ सिस्टम के मुताबिक मुझे ये लगता है कि मैंने जो जो फैसले लिए ना, वो शायद इसलिए लिए थे कि मुझे मेरा रब इस बात को बता सके कि तुमने कर लिया ना अपना फैसला। हाँ, अब मैं बताता हूँ, अब मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारे लिए क्या बेहतरी है। और वो वैसे ही मुझे हर जगह से, जहाँ जहाँ मुझे मायूसी हुई उस लम्हे के अंदर कि यार ये तो बकवास हो गया, ये फेल हो गए, ये तो मैं मतलब ये तो गड़बड़ हो गई सारी। और उसके 1.5 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 2 साल के बाद ये रियलाइज हुआ कि ये मेरे लिए कितना बेहतर हुआ। तो ये एक सीरीज ऑफ फॉर्चुनेट इवेंट्स रहा है मेरे लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं इस मामले में बहुत ब्लेस्ड हूँ और मेरा तवक्कल इसकी वजह से भी। और मतलब थ्रू द टाइम आप सीखते हैं ना कि बॉस प्लान बना रहे हो। एग्जैक्टली, ट्रू दैट। बनाओ प्लान। होना तो वही है जो नसीब में लिखा हुआ है। होना वही है जो उसने तुम्हारे लिए बेहतर ऑर्डेन कर दिया है, नसीब में लिखा हुआ है। देखें, 100% नसीब नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सुबह उठें, बिस्तर में पड़े रहें और सिर्फ दाढ़ी को जाके बोलें या अल्लाह रात को 2 करोड़ रुपए निकल आए बॉस बिस्तर के नीचे से। ये पॉसिबल नहीं है। उसने कहा है मांगो। मांगो से मुराद ये नहीं कि सिर्फ मुसल्ले पे बैठ के मांगो। मांगो का मतलब है उसके लिए वो सारी तगो-दो करो। प्रोसेस है ना। तो उसने कहा है जन्नत चाहिए, ये प्रोसेस है, ये चीजें करोगे मिल जाएगी जन्नत। अभी नहीं मिलेगी, एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस करके मिलेगी। ठीक है, वो पाथ क्या होगा ये तुम्हें नहीं पता, लेकिन मिलेगी। बिल्कुल, बशर्ते कि तुम पेशेंटली करते रहो। हर शख्स की आजमाइश अलग रहेगी। बिल्कुल ऐसे ही, पैगंबर की आजमाइश अलग रहेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। सही है। तो हजरत आदम और बीबी हव्वा की आजमाइश बिल्कुल अलग थी। हजरत अयूब की आजमाइश अलग थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजमाइश बिल्कुल अलग थी। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। लेकिन सबका एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या था? रिजल्ट ये था कि यार जिस पे जो तेरी मर्जी है उस पे मैं राजी हूँ। 100% नहीं, 1000% अपना सर झुका के उस मर्जी को एक्सेप्ट करता हूँ और रिस्पेक्ट करता हूँ और अब मैं इसको सेलिब्रेट करूंगा। और इसी को मेरे ख्याल में सरेंडर करना भी कहते हैं कि लाइक यू नो आई गिव अप ऑन व्हाट आई वांट एंड ना अब आप जो आपकी तरफ से जो आए ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा मैं ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ। जिंदगी में ना बदतमीज लोग भी मिलते हैं। तो ऐसा एक दफ़ा मुझे कॉल आया और एक कॉल आई, उन्होंने कहा, मैं काम मांगने गया था उनसे। सही है। मैं उस वक्त ना एक्स्ट्राज छोटे छोटे रोल्स करता था, 1000, 2000, 3000 रुपए मिलते थे दिन के उस वक्त। और अल्हम्दुलिल्लाह आई कम फ्रॉम एन एफ्लुएंट फैमिली। सही है। तो मेरे वालिद साहब के पास तो पैसे हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह रहे हैं। सही। प्रॉपर्टीज, चीज़ें, अल्हम्दुलिल्लाह माय फादर इज वेल ऑफ। बट वो एक होता है ना कि बॉस, मेरे नाना ने ना मुझे एक जुमला दिया था और वो जुमला मैं एग्जैक्टली दोहरा नहीं सकता इस वक्त क्योंकि ज़ाहिर है कि ज़रा सेंसर हो जाएगा, लेकिन मैं आपको ऑफ कैमरा बताऊंगा। उनकी बुनियादी बात ये थी कि बेटा मर्द उस दिन कहलाना जिस दिन खुद से कुछ, जिस दिन अपने बाप के पैसे पे और रुतबे पे और वजूहात से नहीं, अपने पैरों पे खुद खड़े हो जाओ। और मर्द से मुराद जेंडर नहीं है, मर्द से मुराद ये है कि आप इंडिपेंडेंट उस दिन कहलाएंगे जिस दिन अपने पापा की वजह से आपको ये चीज़ें नहीं मिली, आपने जिस दिन आप एग्जैक्टली खुद बन जाएंगे। बिल्कुल। तो ये फंसा हुआ था। मैं खुद रोल्स मांगने जाता था, अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस में जाता था, सर मुझे काम चाहिए, मैं काम करना चाहता हूँ। और वो कहते थे कि हाँ अच्छा ये दोस्त का रोल है, अच्छा ये फला, अच्छा पूरे सीरियल में ना 2 लाइनें, एक्चुअली 2 लाइनें। ठीक है। और वो कैसी 2 लाइनें? सिप्तैन चले, चलते हैं यार।
तो Good यार, बाजू का गाली तो मुझे निकालो। लगता है शायद ये 2 लाइनें भी ना हो, बाजू का तो ये होता है ना कि हीरो खड़ा हुआ है, पीछे से गुजरेंगे आप। ऐसा ही है, एडिट में मेरे चेहरा नहीं लगा है, सही। सिप्तैन चले मेरे बैक से पीछे ओटीएस लगा है, और सिप्तैन ने जवाब दिया। सिप्तैन एक बड़ा हीरो है, ठीक है। और वापस जब मेरा जो काउंटर बना है वो ये बना है कि मैं जा रहा हूँ गाड़ी की तरफ, तो मेरी से बुद्धि आई है पूरे सीरियल में। बहरहाल जी, वो उस वक्त हेड ऑफ प्रोडक्शन होता था, जिन शख्स की मैं बात कर रहा हूँ, सही है, उस बड़ी कंपनी में। ठीक है। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, इत्तेफाक में ऑलरेडी एक 13 दिन के स्पेल में था, ठीक है। एक सिटकॉम कर रहा था, और उसके बाद उन्होंने मुझे, जब मैंने कहा कि सर मैं तो कल सुबह नहीं आ सकता, उन्होंने मुझे गंदी गालियाँ दी, माँ बहन की गालियाँ दी, और ये कहा कि तुम जैसों की औकात यही होती है कि तुम काम मांगने आते हो और जैसे ही तुम्हें काम दो, और फिर एंड से कि मैं नहीं आ सकता, और डेट मैंने नहीं कहा है, सर आप ना मुझसे इस तरह से बदतमीजी से बात कर रहे हैं, ये जायज़ नहीं है। कहने, और उसने फिर कहा, मुझे याद है, कहने मेरा नाम ये है, 2 मिनट में तुम जैसों को मैं इंडस्ट्री से निकाल देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना अंदर का एक होता है वो कि तवक्कल जाग गया। एग्जैक्टली। तो मैंने उनसे बदतमीजी से ही जवाब दिया, और मैंने कहा बॉस 2 साल दे रहा हूँ, तुम भी इधर ही हो और मैं भी इधर ही हूँ, 2 साल के बाद तुम मुझे फ़ोन करके बोलोगे प्लीज़ सर, ये काम बात हुई, करें मेरे। और मैंने फ़ोन रख दिया। और मैंने मेरी आदत है, मैं आसमान की तरफ देख के बातें करता हूँ। अब मतलब वो अल्लाह मियाँ को ना वो सही है। फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से मैं थोड़ा सा ऐसे एड्रेस करना पसंद करता हूँ। सही है। तो मैंने कहा अल्लाह मियाँ, मैंने पंगा ले लिया, तू पूरा करेगा, मुझे नहीं पता कैसे होगा ये, लेकिन तू करेगा, मुझे पता है। ये बात खत्म हो गई। 2 साल गुजरे सिप्तैन, सही। और मुझे याद है मैं गाड़ी चला रहा हूँ और फ़ोन आया, सर अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा कौन? कहने मैं फलाना बात कर रहा हूँ। मैंने कहा अरे आ गए। कहने सर एक काम था आपसे, ये वो। तो और ऐसा मल्टीपल टाइम्स हुआ है ज़िंदगी में कि ऐसा होता रहा है कि भाई मुझे किसी ने बदतमीज़ी की है, खुदाई दावा किया है, और देखें, और फिर उससे तवक्कल आपका इतना स्ट्रांग हुआ है कि आपने बोला चलो ठीक है अब मैं करके दिखा देता हूँ कि यार नहीं, मैंने तो ये भी नहीं कहा कि मैं करके दिखाऊंगा, बॉस कोई सीन ही नहीं है। सही। मैंने सिर्फ ये कहा है कि या अल्लाह ये तू करेगा, ये मुझे नहीं पता कैसे होगा, लेकिन ये होगा, ये होगा, क्योंकि मैं तुझसे ये चाहता हूँ, ये मेरी दुआ नहीं है, ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, ये मेरे रब से डिमांड है, ये मेरी जिद है मेरे रब से। क्या बात है। तो ये मेरे बनाने वाले पे अपना मैंने थोड़ा सा हक जमाया। ठीक है। तो वो हमारे एक मुफ्ती साहब हमारे साथ हज पे थे लास्ट ईयर, उन्होंने कहा आप अल्लाह मियाँ के लाडले हैं ना? मैंने कहा हाँ मैं हूँ तो अल्लाह मियाँ का लाडला। सो अगर आप एक दफ़ा लाड करवाना तो सीखें ना यार अल्लाह मियाँ से, तो फिर उसके बाद तो मुझे लगता है फिर रास्ते तो खुद ही बनना ऐसे ही शुरू हो है। जाते हैं। तो आप प्लान की बात करें वापस, अगर बहुत लंबा घुमा कर अब अगर मैं आ जाऊं दोबारा मेन हमारे जो सवाल कि प्लान क्या है? प्लान क्या है यार प्लान ये है बॉस कि ज़िंदगी को ना बेहतर से बेहतर तरीके से एंजॉय करना है मैंने। ठीक है। अपने प्रोफेशन को एंजॉय करना सही है। अपने प्रोफेशन को। अच्छा, और ये याद रहे, और अपने प्रोफेशन में रहते हुए किसी और प्रोफेशन का सोचा आपने कि यार ये नहीं ट्राई किया अभी तक, तो इस साइड पे भी निकल अभी भी करता हूँ, अभी भी करता हूँ। तो ऐसा है 2-3 और ऐसी मस्तियाँ हैं मेरी जो अभी मीडिया से रिलेटेड नहीं है, ऑलरेडी वो मैं करता हूँ। ठीक है। तो वो जैसे हमारी एक न्यूरोप्लास्टिसिटी की इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो हम अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन बोर्ड से न्यूरोप्लास्टिसिटी क्वालिफिकेशंस दिलवाते हैं। ओके, वो अलग है। कुछ और इस तरह की और कुछ चीज़ें हैं, कुछ फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का काम है। तो वो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम जब सूझता है तो हम कहते हैं चलो फिर ये भी कर ले, गुड हो गया। और फिर आसमान को देख के कहते हैं बहुत सब तो मैंने कर लिया, तू देख ले। तो लेकिन ये जो डॉक्टर बनने का ख्याल आया, ये शुरू से ही था या फिर ये आपने सोचा कि यार या फैमिली प्रेशर या एनीथिंग लाइक दैट? बिल्कुल ऐसे फैमिली प्रेशर। यार ओके, सो मेरे ख़ानदान में कोई मुझसे पहले कोई डॉक्टर नहीं था। सही है। और मेरे नाना मरहूम, मेरे वालिद अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, इन दोनों की ही ख्वाहिश थी कि आप डॉक्टर बेटा डॉक्टर बने। सही है। अच्छा जी, या बच्चे डॉक्टर बने। ठीक है। हम डॉक्टर बन गए। दिल विल नहीं था मेरा, मैं मस्तियाँ भी करता था, शरारतें भी करता था, बंक भी मारता था। मतलब जिसको आप कहते हैं ना कि बेटा इस बच्चे से दूर रहना, मैं वो बच्चा था कि इससे दूर रहना। शरारती नहीं, मनहूस। तो डॉक्टर बनने के फौरन बाद आप आरजे बन गए थे? हाँ, तकरीबन फौरन, बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब आप डॉक्टर बने, ग्रेजुएट होने के बाद, यूजुअली और यूजुअली जितने भी डॉक्टर्स हैं, और डॉक्टर बनने के बाद तो पहली जिम्मेदारी वही है कि यार यू हैव टू हेल्प पीपल, जान बचाना, किसी भी तरह से उनका काम आना, सारी चीज़ें। लेकिन आप बन गए आरजे,
वेयर एज उस टाइम की अगर हम बात करें आरजेएस के लिए, तो ये कॉन्सेप्ट रखते थे ना लोग कि यार वो डॉक्टर यासिर एक आरजे हैं यार, वो रात 11 बजे से 12 बजे होगा कोई, रात 11 बजे से 12 बजे सुनना है उनको, पता नहीं वो आज क्या बात करेंगे। उनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। तो पूरा ऑपोजिट नहीं हुआ, आप बचाने के बजाय तो आपने तो दिल ख़राब करना शुरू किया था। नहीं, ओके, सो अच्छा, इसमें ना मैं एक रात को जिस शो की आप बात करें, वैसे मॉर्निंग शो भी करता था, रात वाला शो था जिसका नाम था लव नाइट्स। सही है। उसमें सिप्तान जब पहले दिन ये शो शुरू हुआ, 1 2 4 दिन 10 दिन तक प्रोमो चला, और उसके बाद ये हुआ कि आप डेडिकेशन दें और मैं गाना चलाऊंगा और ये बातें होंगी और मोहब्बत प्यार की टाइप की बातें, और ये वो वाली नहीं है शायरी वाली, ठीक है, कि जिस तरह से देर रात से वो होता है ना कि जिंदगी एक शमा है, ये वाला नहीं, बहुत क्लियर कट कोलोकियल कॉन्वर्सेशनल, जैसे हम और आप अभी बात कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे बात होगी। सही है, कोई शायराना मुश्किल बात नहीं होगी। सही है भाई, मजा आ गया। अच्छा, मैं भी उस उम्र में था, मैं उस वक्त 22 साल का था, और कमिंग टू के हाउस जॉब के दौरान ही जब मैंने ये आरजे की नौकरी ले ली, तो ये 2 घंटे होते थे दिन। सही है। तो करता मैं ये था कि हम एक दूसरे को ना ओवर दे देते हैं। ओवर का मतलब ये होता है कि तुम मेरे लिए कवर कर लो, तुम मेरे लिए कवर कर लो, हाँ, फिर तुम्हारा जब भी होगा, फिर जब तुम 2 घंटे के लिए जाओगे तो मैं कवर कर लूंगा। ये हम खाने के लिए भी करते थे, रात को सोने के लिए भी करते थे। तो ये वाली हमारी एक आपस में हाउस ऑफिसर्स की अंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि कोई लंच ब्रेक नहीं मिलता या डिनर ब्रेक नहीं मिलता हमें, यही है बॉस, इसके अंदर आप मैनेज कर लें। तो मैं चला जाता था, और मेरा एक आधा दोस्त होता था, मुझे नाम याद नहीं उसका भी, अनफॉर्चुनेटली, बड़ा अच्छा दोस्त था वो कवर कर लेता था, या कुछ और लोग थे जो कवर करते थे, और फिर मैं उनको रात को कवर दे देता था कि तुम जल्दी चले जाओ रात को, तो मैं शो करके आ जाता हूँ, फिर मैं आपका कवर कर लूँगा। ठीक है। तो इस तरह से होता था। मैंने ना ड्यूरिंग माई आरजे पीरियड वो बेवकूफ़ाना बिलीफ सिस्टम इनकलकेट कर लिया अपने अंदर, जो बेशतर आरजेस को होता है, कि सर मैं तो नीचे उतरूंगा और लोग कपड़े फाड़ लेंगे मुझे, मेरा चेहरा देख के कहेंगे अल्लाह यासिर आ गया। हर आरजे को, क्योंकि फोन पे ना आपको हर आदमी कह रहा था वाह क्या आवाज़ है यार आपकी, सुभान अल्लाह क्या आवाज़ है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप किसी गूंगे को भी बिठा दें तो यही कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे, क्या आवाज़ है आपकी। ये क्योंकि उस शख्स को अपनी आवाज़ सुननी होती है जो कॉलर होता है। सही है। वो आमतौर से खुद टेप कर रहे होते हैं, या उनके घर वाले सुन रहे होते हैं कि अरे अरे सिप्तान का फोन मिल गया, सुनो एग्जैक्टली, ठीक है, बिल्कुल। और वो इसको लंबा करने के चक्कर में साइकोलॉजिकली उनको नहीं पता होता, वो आपकी तारीफ कर रहे होते हैं, आप इस बात पे यकीन कर लेते। हमारा जोम उस रात को टूटा जिस रात को मैं अपनी ही ऑफिस की बिल्डिंग में नीचे गया हूँ, चौकीदार चेंज था, और उसने, मैं गुजर रहा था वहां से, जैसे कि मेरे, सही है, जैसे मैं रोज गुजरता था, ठीक है। तो उसने पूछा कहाँ जा रहे हो भाई, कौन हो तुम? मैं कहा मैं डॉक्टर यासिर हूँ। कहना हाँ तो फिर? मैं कहा हाँ तो फिर मतलब? कहना किधर जा रहे हो, नाम लिखो। मैं कहा ओ, ये तो मुझे बिल्डिंग का चौकीदार नहीं पहचाना, तो बाकी लोग क्या पहचानेंगे? हमें अनफॉर्चुनेटली ये उस वक्त बेवकूफ़ी थी ना, बिल्कुल, कि मैं निकलूंगा शाहरुख खान हो जाऊंगा और बस कपड़े वपड़े फाड़ लेंगे लोग। सही है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस दौरान जो चस्का लगा प्रोडक्शन का, उस वक्त अंदाज़ा होना शुरू हुआ कि किस तरह से बिहाइंड द सीन्स लोग बहुत जेन्युइन जिंदगी जीते। ठीक है, इनकी मेडअप लाइफ नहीं है। बिल्कुल सही है। ये ना पफ नहीं करा के बैठे, ये तैयार नहीं है। ये मेरे एक, मैं वॉइस ओवर जब करता था तो एक बड़ी अच्छी मिसाल दी मेरे उस्ताद ने, एक मुजीब सैयद मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। सही है। उन्होंने बड़ी अच्छी इंसाइट दी यार सिप्तान। उन्होंने कहा देखो बॉस, हम करते हैं वॉइस ओवर, हमें कोई नहीं जानता, ठीक है, हमारे चेहरे कोई नहीं जानता, सही है, हम अपना काम करते हैं, पैसे लेते हैं, घर चले जाते हैं। ये एक तरीका है जीने का। तुम्हारा जब दिल करेगा तुम जाके तारिक रोड पे कचौरी खा सकते हो। बिल्कुल सही। अग्रीड। फहद मुस्तफ़ा ये कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि ही हैज ऑप्टेड फॉर अ लाइफ जहाँ पे अगर वो तारिक रोड पे उतर के कचौरी खाने खड़ा हुआ तो ये 250, 300, 400 का मजमा लग जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इट वर्क्स इफ इट वर्क्स फॉर यू। एग्जैक्टली। अगर आपको ये चीज़ पसंद है और आपको अच्छा लगता है तो ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ। लेकिन मैं थोड़ा मैं जरा प्राइवेट आदमी हूँ, मुझे लगता है बहुत सारे लोग हैं, बेशतर लोग, तो हमें ना ऑकवर्ड लगता है कि अगर कोई बोले अरे डॉक्टर साहब आप इधर तारिक रोड में हैं, तो मतलब मुझे तो मेरी प्राइवेसी चाहिए ना भाई। बिल्कुल। मैं आज ज़्यादा कपड़े पहन कर आया हूँ, वरना आप पर्सनली मुझे देख चुके हैं, मैं शॉर्ट्स और सैंडोज या टी शर्ट्स में और चप्पलों में जिंदगी। अब चप्पल तो आज भी भारत। डॉक्टर साहब, जो आपका वीजे का जो सिलसिला शुरू हुआ, वो कहाँ से शुरू हुआ? क्योंकि जो आपने जो बात की ना कि वो आरजे बनने के बाद आपको ये लगा कि हम जब कहीं पे जा रहे होंगे तो लोग बोलेंगे अरे यासिर, तो वीजे इट मीन्स कि आप कैमरे के सामने आ गए थे? आ गया था,
तो उसके रहा, बाद का क्या, या कुछ टाइम रहा। तो उसके बाद ऐसा कुछ हुआ कभी यार कि लोग कहीं देख के बोले अरे, एक दो दफा ऐसा हुआ, एक दो चार दफा ऐसा हुआ कि आपको देखा है और जैसे ये हो रहा था तो आप कहते पहचान पहचान पहचान, ये हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें मुझे ना रिएक्शन नहीं देना आया। सही है। तो पंजाब में ही ज्यादा होता है, ठीक है। पंजाब में लोग या केपी में लोग जो है ना वो ज्यादा बढ़ के आपका इस्तकबाल recognize करते हैं, कर लेते हैं, exactly, इस्तकबाल recognize करते हैं करते हैं, या एक्नॉलेज कर लेते हैं। बिल्कुल। कराची में इतना ज्यादा रिवाज नहीं है। मैंने बड़े बड़े स्टार्स कराची में अगर है भी तो वो कहीं ना कहीं भी देख के कहता है हाँ है, सही है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही कहा, हाँ होगा होगा। बच्चा, छोड़ो। बहरहाल तो हम इत्तेफाक मरी में थे, मरी में कुछ 2-4-5 बच्चियां थी, मैं नई नई शादी हुई थी मेरी, ठीक है। और हम चले गए और उन्होंने बच्चियों ने ना थोड़ा सा कहा कि सर वो हम तस्वीर खींच लें आपके साथ, ये वो, तो रिग्रेट हुआ कुछ? नहीं नहीं, शादी हुई थी। ओ नहीं, मैं अच्छा इस मामले में जो है ना बिल्कुल यकीन मुहकम है मेरा कि भाई देखो, तो मेरे खानदान में बहुत सारे लोगों ने ये मिसालें जी के सिखाई सही कि बॉस जो है यही है। जहां तुमने राउंड 2 इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की तो मुश्किल हो जाएगी जिंदगी। बिल्कुल सही है। वो चाहे मेरे नाना मरहूम सही है। थे या जो भी और हैं, तो उनकी मैंने देखा कि यार आसान नहीं है बॉस, ये एक बीवी संभालना। आपकी शादी हुई भी है? नहीं हुई। फिर कैसी बातें कर रहे हो सिप्तैन, आप एक न्यूक्लियर बॉम्ब पकड़ के बैठे हाथ में जो कभी भी फट जाता है, और आप एक और अब आप 2 लेके फिरेंगे, पागल है आपको, कोई तो में से कोई एक फटा तो आपके दूसरा भी फट जाएगा। ये और ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये आसान काम नहीं है। सही है। सो बिकॉज यू नो आज की जिम्मेदारियां, चीज़ें, मामलात और लाइफस्टाइल जो है हमारा, वो ये इजाज़त नहीं देता कि हम इतना ज़्यादा टाइम ही नहीं है कि हम एक को सही से टाइम दे पाएँ, सही बात या अपने आप को भी मैनेज कर पाएँ। तो और अब कहाँ दूर, या ट्रू दैट। 2 घर भाई, एक घर संभालना एक काम है। आप जब घर जाओ तो पता चलता है ये तार खराब हो गया, ये करना है। अब ये 2 घर करना है तो मेरा नाम फिर क्या, मैं एडमिन ज्वाइन कर लेता हूँ। कोई है इधर अमान भाई टाइप? रहने दे। मुझे ये बताएं, सबसे ज्यादा थ्रिल किस चीज में मिला आपको, ऑपरेशन थिएटर में या फिर लाइव ऑन एयर किसी टीवी शो में? यार थ्रिल तो लाइव शो में मिलता है, और ऑन एयर नहीं, कॉन्सर्ट स्टेज के ऊपर 5000 आदमी, मैं पहली दफ़ा चढ़ा हूँ, खुदा की कसम खा के बता रहा हूँ। और एक टेलीकॉम कंपनी, नाम लेना ज़ाहिर है कि अजीब हो जाएगा, लेकिन एक टेलको कंपनी ने स्पॉन्सर किया हुआ है, और मैं इंडस म्यूज़िक पे होता था उस वक्त, और मैं उनका टॉप 10 करता था। ठीक है। और मुझे अभी पता चल रहा है कि ऐसा है कि डीनो और अनुषे को आने में थोड़ी देर है, तो तुम शो स्टार्ट करोगे। ओके। मैंने कहा है मैंने तो कभी किया ही नहीं। तो जो मेरी बॉस थी फ्रिया छापड़ा, उसने कहा हाँ तुम कर लोगे, कोई बात नहीं। मैं कहा ओके। और मेरी टांगें कांप रही हैं, खुदा की कसम। मैंने हल्का सा स्टेज से बाहर झांका है तो हज़ारों, 4-5 हज़ार का मजमा है। ठीक है। हालात अच्छे हैं, और 4-5-6 हज़ार का मजमा है, और मैंने अपनी आवाज़ ना कभी इतने बड़े मजमे में गूंजते हुए नहीं सुनी थी। ठीक है। और मैं कांपते टांगों से ऊपर चढ़ा हूँ, और मैंने सिर्फ इतना कहा कराची, और वो गूंजी आवाज़, तो ऐसा लगा कि किसी ने ना 8000 वोल्ट का करंट मार दिया मेरे अंदर, और बिजली चली है, और नशा, हाँ, क्रेजी नशा। मतलब आपको लगेगा कि यार यही है जो भी है। बस ये तो थ्रिल मैंने जिंदगी में एक्सपीरियंस ही नहीं की, ना उससे पहले और ना आखिरी दफ़ा जब स्टेज पे चढ़ा था उसके बाद। और इसमें ये नहीं है कि मेरे जैसे आदमी के लिए नहीं है कि कराची वालों में आपको आज मुखातिब करना चाहता हूँ, ये मेरा स्टाइल नहीं रहा। मुझे लगता है कि वो जो लाइव ऑडियंस इंटरेक्शन है, वो खुद में ही नशा है बहुत बड़ा। वाई आई कैन रिलेट टू इट, बिकॉज हमने जब भी ऑन स्टेज परफॉर्मेंस दी है, थिएटर परफॉर्मेंसेज लाइव, अब वो 250 लोग हो या वो 1200 लोग ऑडियंस अगर है, द मोमेंट यू गेट ऑन स्टेज एंड द मोमेंट यू गेट ऑफ द स्टेज, क्रेजी। स्टेज के बाहर आते साथ ही आपको वो लम्हा चाहिए दोबारा। हाँ, आप कहते हो यार क्यों खत्म हुआ यार ये क्या, अभी तो शुरू हुआ था। हाँ, तो ये बहुत बड़ी एडिक्शन है। तो बहुत सारे आर्टिस्ट जो ये जो सिंगर विंगर है, आई अंडरस्टैंड कि ये जब रात को बैठ के 6 दोस्तों में भी गाते हैं तो वो एग्जैक्टली एंजॉय करते हैं। यस, ये उस मजे को एंजॉय करते हैं। शायर, उनको क्या चाहिए, दाद। वाह वाह वाह, क्या बात है ना। जी जी, पैसों के लिए कभी नहीं काम किया शायरों ने, क्योंकि उनको ये नशा चाहिए था। ये नशा बहुत बड़ा नशा है कि 10 लोग बैठे और बोले खान साहब, कमाल नशा है। तो थ्रिल जो है ना, वो लाइव शो यार, कॉन्सर्ट्स, गुड सीन है यार। ये तो अच्छा, मुझे ये भी बता दें, ये जो एक्टर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, आरजे, वीजे, फिर चैनल्स, फिर इन सब को छोड़ के अब ये ख्याल कैसे आया कि यार प्रोड्यूसर बन जाते हैं? अच्छा, और
भाई थोड़ा सा पॉलिटिकल लेकर आ रहा हूँ पहले से, मुझे माफ कर देना या सेंसर कर देना, एडिट तुम लोगों के हाथ में भाई। बीप लगा देंगे, बीप। हाँ बीप लगा दें पहले। हुआ ये 27 दिसंबर का वाक़या हो जाता है, बेनज़ीर साहिबा का असैसिनेशन हो जाता है। मैं उस वक्त तक फ्रीलांस करता था। सही है। अच्छा, तो मैं वॉइस ओवर्स करता था, शोज होस्ट करता था, फ्रीलांस जो भी मुझे मिलता था मैं वो काम करता था। जैसे ही ये वाक़या होता है तो यार ये वाक़या 3 दिन 4 दिन चला है कि जब जो है ना लूट मार चीज़ें, आग लग गई, सब कुछ जो भी डिटेल्स थी इसकी। लेकिन मेरी पेमेंट जो है ना 8 9 10 महीने तक रुलती रही। अरे यार आपको तो पता है यार, मैंने कहा आपको पता है ये 10 महीने ख़त्म हो गए भाई, ये क्या बात है। हर आदमी ने ना एक एक्सक्यूज़ बना ली। अच्छा, आई देन रियलाइज कि ये ऐसे नहीं चलेगा बॉस। याद रहे कि अब मैं शादीशुदा भी था उस वक्त, और जिम्मेदारियाँ होती हैं, चीज़ें होती हैं, मामलात होते हैं। एंड मैंने ना कभी भी ये नहीं सोचा कि यार डैड करेंगे, नहीं, ये मैं करूँगा ना। सही है। इसलिए नहीं कि मैं हीरो हूँ, इसलिए कि मेरी जिम्मेदारी है, ये मैं नहीं कर सकता कि पापा करेंगे, ये मेरे अंदर का मसला है। ठीक। तो उस वक्त फिर मैंने और मेरा एक और दोस्त होता है, हम दोनों ने फैसला किया, हम फ्रीलांस करते थे, हमने कहा यार नौकरी कर लेते हैं पार्टनर। तो हमने 2-4 जगह पे नौकरियों के लिए अप्लाई किया। ठीक है। अच्छा, अब देखें, एज अ टैलेंट एक नौकरी होती है और एज अ प्रोडक्शन पर्सन एक और नौकरी, चाहे वो किसी भी टीयर पे हो आप। बिल्कुल। टैलेंट के साथ मुझे नौकरी मिल रही थी, उसके साथ एक पैराफर्नेलिया जो अटैच्ड है ना, वो ये है कि बॉस मुझे पता है कि एक दिन में गंजा होना है। सही है। अच्छा, मुझे पता है मुझे तैयार होने का शौक नहीं है। सही है। मुझे पता है मुझे तो जूते पहनने का शौक नहीं है। तो ये तो ऑन स्क्रीन वाला सीन तो थोड़ा ऑफ, बहुत मुश्किल है। सही है। क्योंकि वो तो आप ऑन स्क्रीन छोड़ दें, ऑफ आपको पता है ऑफ स्क्रीन भी आप हमेशा तैयार है। मैंने आपको कभी पजामे में या गंदी टी शर्ट में मैंने नहीं देखा आपको, हालांकि मैं आपको 5 साल से तो जानता हूँ शायद। बिल्कुल ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। और मुझे कपड़े ऐसे तैयार रहने का कतन शौक नहीं, तो आई एम नॉट अ गुड फिट। फिर फेम मुझे चुभता है क्योंकि मेरी पर्सनल स्पेस में इन्वेजन हो जाती है कि आप कहीं गए हैं और कोई मिल गया है, तो बहुत ये फैसला आप करेंगे। ये नहीं कह सकते कि मुझे मशहूर भी होना है और लोग मेरे पास आए भी नहीं, मुझे प्राइवेसी भी चाहिए। ये मतलब ये कैसी बात है? ठीक है, बिल्कुल। मतलब मुझे लंबे बालों वाला गंजा होना है, ये कैसे होगा? नहीं होगा ना यार, ये फैसला करो ना, दो में से कोई एक चीज चाहिए है। या तो मुझे लगता है अब मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, बिकॉज इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टार्ट करते साथ ही उनको फेम तो चाहिए, लेकिन फेम मिलने के बाद आप ढाबे पे या कहीं पे अगर आप उनके साथ बैठे हुए तो उनका जो रिएक्शंस होते हैं ना, कुछ यार अबे यार वो तस्वीर लेने आ रहे हैं यार, अब हाँ, मतलब ये ऑप्शन नहीं है बॉस आपके पास। हाँ एग्जैक्टली। तो फिर वो आप ये शुरू में डिमांड क्यों कर रहे थे कि यार मुझे फेमस होना है, मुझे स्टार बनना है। अब जब आप स्टार बन गए एग्जैक्टली, तो अब आप कह रहे हैं कि यार अब वो पिक्चर लेने आ रहे हैं यार। हाँ मैं भाई यार मेरी कोई प्राइवेसी नहीं है यार, ये कंप्लेन नहीं करो बॉस। कीपिंग दैट असाइड, डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, एक्टिंग के लिए आपने डॉक्टरी छोड़ दी, मीडिया के लिए, मीडिया के लिए एक्टिंग को पकड़ने शुरू। तो इंडस्ट्री के कुछ डायग्नोसिस के बारे में बताएं ना हमें। यार एक्टिंग मैंने छोड़ी क्यों, पहले मैं आपको ये बता दूं। तो एक तो तैयार होने ये वाले मामला अपनी जगह, ठीक है भाई। मैंने भड़नी मारा कि मैंने 1-2 सिटकॉम कर लिए जिसमें मैं नौकर का रोल कर रहा था। सही है। उसके बाद मैं एक ऐसा राइज नौकर हो गया कि जिसको जिस जबान बोलने वाला नौकर चाहिए, ये आदमी डॉक्टर यासिर, बंगाली नौकर चाहिए, फलाना नौकर चाहिए, पंजाबी नौकर चाहिए, बिहारी नौकर चाहिए, कैसा नौकर चाहिए। सही है। नौकर हर रंग और नस्ल का दस्तयाब है एक आदमी में। तो मैंने कहा बॉस ये मैंने मार दिया भंड। सही है। अब मैं सीरियस रोल के लिए जाऊं तो मुझे हर आदमी बोले अरे यार आपके लिए तो मेरे पास एक परफेक्ट कैरेक्टर है, ये है शरफू। मैं कहूं यार ये फिर शरफू ले आया। अच्छा, शरफू सुनते ही जो है ना आदमी कहता है और हम इन्हें ये भंड मारा था। ये मजे की बात ये, मुझे एक प्ले में हीरो का रोल ऑफर कर रही है एक प्रोड्यूसर, और मैंने कहा हीरो में मार्जिन नहीं है परफॉर्मेंस का, तो मैं तो नौकर बनूंगा क्योंकि स्क्रिप्ट में मार्जिन नौकर की है। सीरियसली? खुदा की कसम मुझे डायरेक्टर ने समझाया। सीरियसली से वैसे कुछ याद आया आपको? सीरियसली से? हाँ, एक कैरेक्टर है जो बड़े मजे का कहते हैं सीरियसली। हाँ तो सीरियसली कर तो यार ये मैंने भंड मार दिया, और उसके बाद फिर यू गोना लिव विद द कॉन्सिक्वेंसेस। तो मैं राइज नौकर। अच्छा देखिए, नौकर की ना एक अनफॉर्चुनेटली नौकर की एक फ्लाइट है कैरेक्टर की। सही है। उसको ना कभी मतलब बहुत मुश्किल से कोई ऐसा कैरेक्टर मिलेगा जो रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है। और कभी मैं सिटकॉम्स ही रहा था उस वक्त, तो सिटकॉम का नौकर तो सिटकॉम में ही फंसा रह गया। बिल्कुल ऐसे ही है। सिटकॉम का आर्टिस्ट बहुत मुश्किल से बाहर निकलता है। जैसे हमने वो टाइम स्लॉट भी रखा हुआ है हर डिफरेंट आर्टिस्ट के लिए कि 7 बजे वाला 7 बजे भी है ना। बिल्कुल। आप जो है ना अचानक से हुमायूं को 7 बजे नहीं प्लेस कर सकते हैं। कोई अगर ना ही अगर आप किसी सिटकॉम के मेन लीड को आप 8 बजे के 8 बजे वाले स्लॉट में नहीं डालते आप, या 9 बजे वाले में नहीं डालते आप कहते हैं नहीं बॉस ये अलग ली गई, अलग ये लोग अलग है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये मेरे साथ हो गया और ये मैंने अपने साथ कर लिया रात। ठीक है।
तो फिर मैंने कहा नहीं बॉस ये तो काम नहीं बनेगा, और हर हवाले से मेरा मिजाज जो है वो ऑफ स्क्रीन का है। मैं इंजॉय करता हूँ ऑफ स्क्रीन बैठना, मुझे अच्छा लगता है। मैं सेट बन रहा है तो मैं खड़ा हूँ उधर, सेट लगा कैसा ये मैं इस पे कमेंट करना चाहता हूँ। मैं फ्रेम पे अब जैसे मैं इधर बैठा हूँ ना, मुझे ये चुल काट रही है कि पीछे क्या दिख रहा है, अच्छा इतना फ्रेम है, ये मुझे अब ये चुल है, ठीक है, तो इस चुल को मैं कैसे मारूं भाई। तो ऑन स्क्रीन के कुछ रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, ऑफ स्क्रीन मुझे जो है ना रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। बहुत सख्त पसंद तो है। इसी से मेरा नेक्स्ट सवाल है कि एक्टर से जो प्रोड्यूसर तक का जो सफ़र रहा आपका, हाँ। तो क्या उसमें आपको ये एहसास हुआ कि यार टैलेंट की कमी है, या तो फिर नहीं आप प्रोड्यूसर इसलिए बने कि यार वहाँ पैसा है, पावर है? मेन रीज़न क्या, व्हाट वाज द मेन रीज़न टू बी अ प्रोड्यूसर? यार ओके, एक तो आपने कुछ चीज़ें तो बता दी आपने कि यार वो एक प्राइवेट लाइफ वाली बात आ गई बीच में, फिर आपने कहा कि यार वो ऑन स्क्रीन प्रेजेंस और वो सारी चीज़ें। लॉन्जेविटी प्रोड्यूसर की स्टेटिस्टिकली ज़्यादा है। सही है। स्टेटिस्टिकली क्यों? देखें, एक्टर का ना एक चंद एक्टर होते हैं जो उस पीक को मेंटेन करते हैं, जो हमारे आज भी लीडिंग एक्टर हैं, जो तकरीबन बाबा लूथ के ज़माने से चले आ रहे हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल। सही है। और फिर कोई इत्तेफाक से एक नया अचानक से रजिस्टर होता है, कुछ साल चलता है, उसके बाद फिर वो भी बड़े भाई फलाने ये वाले कैरेक्टर। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक हो गया। सो इफेक्टिवली होता ये है कि आप जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक रीच करते हैं, उस पीक के बाद जो है ना वो आप या तो स्टेबलाइज हो जाते हैं और या फिर आप डिक्लाइन करते हैं। लेकिन ये चंद लोगों के साथ है, बाकी लोग यूं जाते हैं यूं आते हैं और रजिस्टर नहीं हो पाते। सही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, बेशतर लोगों के साथ क्या होता है। और ये मिसाल जो हमारे साहिबान दोस्त यार जो सीधे हाथ पे बैठे हैं, इनको एक्चुअल पता है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको सेंसर में रहते हुए बता सकूं। ठीक है। हमारे एक सीनियर एक्टर थे, मैं उसमें सिटकॉम में एक ड्रामे में नौकर का रोल कर रहा था, तो मैं वही पजामा और टी शर्ट जो मेरा हुलिया था उसमें मैं बैठा हुआ था, सिगरेट पी रहा था, उस जमाने में सिगरेट पीता था, ग्रीन रूम में बैठे हुए थे। ठीक है। तो इन्होंने कहा हमारे ज़माने में तो तहजीब थी, तरबियत थी, सीनियर्स के सामने बैठना दूर, पैर पे पैर नहीं रख सकते थे हम, आजकल के लड़के तो ये सिगरेट ही पीते हैं। अच्छा ये बात हो गई, तो हमारे ना हम ये यूँ थे, अच्छा चाचा को ये सूजी है, कुछ चुभी है मेरी सिगरेट। अच्छा यहाँ तक बात सही थी। थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा घर से तरबियत नहीं मिलती ना बड़ों की तमीज़ की। यार सिप्तैन घर आ गया बॉस बीच में, ये तो अब मेरी बारी है। हमने कहा अरे आओ। मैंने कहा सर पहली बात तो ये कि इतना तो दम खम रखें कि मुंह पे बात कर सकें। बिल्कुल। ये क्या आपने जो है ना इनडायरेक्टली, हाँ एग्जैक्टली, ये क्या आपने पप्पो कुटने वाली है, ये क्या रवैया आपका? मुंह पे बोलो ना, मार दो, मुंह पे बोलो, बात करो। हाँ। अच्छा उन्होंने शोर वोर मचा दिया, प्रोड्यूसर आ गए, सारा कुछ हो गया, वो चले गए। मुझे डायरेक्टर ने कहा तुमने क्या कहा? मैंने कहा मैंने ये कह दिया। कहने यार तुम पागल हो। मैंने कहा भाई ये घर भर पे कैसे पहुंच गए? हम भी घर पे जाएंगे फिर, और हम तो घर पे वहां गए जब घर बस रहा था। समझ रहे हैं? तो ये जब बस रहा था तो ये हो रहा था मामला। ऐसे में उन्होंने, तो अब मेरा पॉइंट क्या है, देखें बॉस मैं उन सीनियर्स में से बनना नहीं चाह रहा, एक बात। दूसरी बात ये है कि देखें एज एन एक्टर ना आप अपनी लेगेसी को पास ऑन नहीं कर सकते। आप कोई भी हो, कितने ही बड़े एक्टर हो, ये कोई गारंटी नहीं कि आपका बच्चा भी एक्टर बन पाएगा। ट्रू दैट। या कोई अच्छा एक्टर बन पाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। या तो अगर वो इस फील्ड में भी आ जाए बड़ी बात है, क्या पता वो कुछ और प्रोफेशन थोड़े दिन चल जाएगा वो। मतलब मैं एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, बहुत बड़ा प्रोडक्शन कंपनी, बहुत बड़ा डायरेक्टर उदय चोपड़ा को हिट नहीं करा सका। जो बात अग्रीड। बाप से बड़ा डायरेक्टर नहीं, भाई से बड़ा डायरेक्टर नहीं, इनकी अपने घर की सबसे बड़ी प्रोडक्शन कंपनी। उदय चोपड़ा की बॉडी भी ठीक है, शक्ल भी ठीक है, लेकिन वो नहीं हो पाया। उसको फिल्म में भी बड़ी बड़ी दी। ट्रू दैट है, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन वो नहीं चला क्योंकि देयर इज समथिंग दैट द ऑडियंस रिक्वायर्ड एंड अनफॉर्चुनेटली द जेंटलमैन डिडंट हैव इट। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ ये जरूर हो सकता है कि चाहे मैं टेढ़ा हूँ, तिरछा हूँ, गंजा हूँ, काड़ा हो जाऊँ, अगर मेरी प्रोडक्शन सही चल रही है और मुझे बिजनेस करना आता है और मेरे रब मुझसे राजी है तो ये चलता रहेगा। और इवेंचुअली मेरे बच्चे भी इस पे आ सकते हैं अगर वो चाहेंगे कल को। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जो है ना ये वो वाला सिलसिला है जो कि थोड़ा सा सेफ भी है। और आप अपने हिसाब से खेल भी सकते हैं यहाँ पे। तो गुड सीन है। अच्छा, और जब दिल किया को गंजा चाचा चाहिए आ जाऊंगा, कहीं ना कहीं कास्ट कर लूंगा अपने आप को, इसमें क्या है। मुझे ये बताएं, मेडिसिन और मीडिया, हाँ, अगर हम दोनों प्रोफेशंस की ड्यूटीज़ की बात करें, लॉन्ग आवर्स, मीडिया में तो बाज़ औक़ात पता भी नहीं होता कि कब दिन हुआ कब रात हुई, XYZ। तो दोनों प्रोफेशंस में से सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक किसने दिया आपको? यार मेरे लिए मेडिसिन भाई तकलीफ दे प्रोफेशन है यार। मैं आपको अस्पताल कभी तो गए होंगे ना, कैसे जाता है आदमी अस्पताल?
मजबूरी में हमेशा चेहरे पे क्या होता है? एक वियर्ड सा सैड फेस के यार, और एक घबराहट होती है अंदर ही अंदर कि यार अब पता नहीं क्या होगा, उसके बाद क्या मतलब होगा। शॉर्ट फॉर्म ये है कि हर आदमी की जान निकली भी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। सही है। बिल्कुल ऐसा ही है। जिसका बच्चा भी हो रहा होता है ना, वो भी यूं आता है, डॉक्टर साहब ये सबसे खुश है इस वक्त इस अस्पताल की प्रेमिसेस में, इससे ज्यादा खुश कोई नहीं है, क्योंकि बाकी सब तो मौत पे आए हुए हैं। ये बच्चे की पैदाइश पे आया हुआ तो भी इसकी जान निकली। भाई क्या हो रहा है, बीवी अंदर गई है वापस नहीं आ रही यार। ऐसे माहौल में रहना यार, मैंने जहाँ पे सिर्फ हर आदमी रो रहा है मर रहा है, जब वो खुश होता है वो चला जाता है। अच्छा लोग कहते हैं नहीं यार बड़ी सेटिस्फैक्शन मिलती, भाई आपको मिल रही है ना, आपको मुबारक हो, मुझे नहीं मिल रही। मुझे मीडिया देखो भाई, मैं खुश रहने वाला आदमी, मैं तफरी करने वाला आदमी, मुझे शुगल चाहिए, मुझे लोगों की एनर्जी चाहिए। तो उस फील्ड में रहते हुए ये सब नहीं हो सकता। नहीं भाई, मैं कॉमेडी कर गया था एक दफ़ा ऑपरेशन के दौरान, तो मुझे तो अच्छा मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, हम आंखों का एक ऑपरेशन कर रहे हैं, मैं असिस्ट कर रहा हूँ, मैं अपने एक सीनियर को, असद भाई नाम था उनका, तो असद भाई से मैं अब भूल गया हूँ कि खातून जाग रही हैं, सही है, बुजुर्ग औरत है ये, इनकी मोतिये का ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, और मैं असिस्टेंट, अभी बिल्कुल छोटा पाना हूँ मैं। बिल्कुल सही है। तो मैंने असद भाई को कहा, मैंने कहा यार असद भाई एक बात तो बताएं। अच्छा असद भाई सीरियस आदमी था, उसने कहा जी डॉक्टर यासर आप पूछें। मैंने कहा यार अगर तो गलती से मैंने खाली मास्क उतार के हल्का सा थूक दिया तो इनका क्या रिएक्शन होगा ऐसे इस वक्त? तो वो खातून जाग रही थी, उन्होंने कहा जी मैंने कहा भूल गया था ये तो लोकल में है। असद भाई ने मुझसे कहा बाहर जाओ गेट आउट। मुझे ये बताएं, डॉक्टरेट के बारे में यूजुअली लोग कहते हैं ना कि बहुत सख्त फील्ड है, ये है वो है, पढ़ाई XYZ। सेम गोज विद बीइंग अ प्रोड्यूसर। तो आपको क्या लगता है प्रोड्यूसर बनना इक्वली मुश्किल है या फिर कुछ आसानियां है इस साइड पे? ओके देखिए, हर प्रोफेशन के अपने चैलेंजेस हैं। मतलब सुबह 4 बजे उठ के दूध भी निकालना ना एक काम है। हाँ। आपने कभी दूध निकाला गाय में से? खुदा की कसम लग पता जाएगा, नहीं निकलेगा उसमें से, उसकी भी कोई टेक्निक है, सही उसका है, एक तरीका है। ठीक है, सही है, ठीक है। तो वो वही लोग बेहतर करते हैं जो डेली बेसिस पे कर रहे हैं, जिसका काम है ना, जिसका काम उसको है। साजे। ठीक है। मेरा काम कट आउट था एज अ प्रोडक्शन पर्सन रादर देन एज अ सर्जन। मेरे बहुत सारे दोस्त आज भी सर्जन हैं, खुदा की कसम खा के बता रहा हूँ 99% सूखे सूखे। उनके लतीफे भी अब सूख चुके हैं, उनके लतीफे भी मेडिसिन में लिपटे हुए हैं, मेरे कुछ और लतीफे हैं, ठीक है, या मेरे दोस्तों के कुछ और मामलात हैं। तो मतलब उनकी पार्टी हो जाती है जिस दिन वो कढ़ाई खाने चले जाए। कहते जानी हम तो ये मतलब ये तो अभी हम कर लेंगे कि यार शूट के बाद क्या सीन है, चलो यार चलते हैं यार कढ़ाई खा लेते हैं, है ना। तो उनकी लाइफ बिल्कुल ही अलग है। अभी आपने ये जुमला दिया कि शूट के बाद कढ़ाई खा लेते हैं। हाँ। कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो ऑलरेडी अब वो दिमाग बना चुके होंगे, उन्होंने ये प्लान कर लिया कि कहाँ से खाएंगे, कहाँ से खाएंगे एग्जैक्टली। और वो कौन कौन सी कढ़ाई होंगी, उसमें पाटा तिक्का होगा, फलाना होगा। एक आधा भाई तो हमारा बैठा है, वो कह रहा है थोड़ा सा रोस्ट भी मंगवा लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। यार मैं जानता हूँ इस भाई को, आप समझ मैं उसी भाई की बात लेकिन ये सर्जन से आप नहीं कर सकते। अच्छा पाकिस्तान में सर्जन का एक अलग चैप्टर है। सही है। मैंने कुछ इंटरनेशनल सर्जन्स को असिस्ट किया, इजिप्शियन सर्जन्स को मस्कत में। जब मैं पढ़ता था तो वहाँ पे हम इलेक्टिव्स करते हैं, इंटर्नशिप जैसे होती है। सही यार, वहाँ पे सर्जरी में गाने लगे हुए हैं, सर्जन डांस करते हुए आ रहा है, नॉर्मल जिंदगी है, बातें भी हो रही हैं, तफरियाँ भी हो रही हैं, और ये ऑपरेशन चल रहा है। ठीक है, सही है। यहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंस। एक सर्जन को मैं जानता हूँ, उनका मैं नाम नहीं लूँगा, मुझे नहीं पता वो चाह रही है मेरा नाम लेना, मैं उनका नाम लूँ ना लूँ, लेकिन वो अपने थिएटर में म्यूजिक लगवाती हैं और वो बताती हैं ये क्या तुमने पुराने गाने लगा दी, मैंने कहा था नई सीडी लगा दो। सही है, बिल्कुल भाई ये चलेगा। लेकिन 99% लोग ऐसे कर रहे होते हैं कि जैसे जैसे उनका अपना हो रहा हो। मतलब यार आई अंडरस्टैंड कि एक सीरियसनेस है, एंड आई एम सेइंग कि ये गाने नहीं लगाएं या लगाएं, डिपेंड्स ऑन आप कैसे फोकस करते हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं इतनी इंटेंस, मैं अपने टेबल पे खड़ा होकर नाच सकता हूँ। नहीं वो बिल्कुल सही है, उस चीज को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो लोग जानते हैं वो तो डेफिनेटली बिल्कुल ऐसे ही है ना। मुझे ये बताया आज के दौर में अगर हम कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा कौन कमा रहा है, डॉक्टर कमा रहा है या प्रोड्यूसर कमा रहा है? यार जो अच्छा कर रहा है वो ज्यादा कमा रहा है। फिर भी मतलब भले वो दूध वाला हो, नागौरी वाले कम कमा रहे हैं। नहीं कमा तो रहे हैं। जो आम उगा रहा है वो कम कमा रहा है, वो भी कमा रहा है, अच्छा खासा कमा रहा है। जो जूते सी रहा है वो भी कम नहीं कमा रहा। पॉइंट इज अच्छा कर लो, और ये डिपेंड करता है कमाना। देखें ओके, सो इसको थोड़ा सा क्वालिफाई कर दूं मैं। ठीक है। आपका मकसद क्या है ये काम करने का? आपने सिर्फ कमाना है, आप सुबह शाम दिन रात आप कोशिश करेंगे, आपको अल्लाह देगा। या अगर आपने कमा के इसको एंजॉय करना है तो आपको फिर वो एंजॉयमेंट भी देगा।
उतने शायद पैसे नहीं होंगे, लेकिन साथ में एंजॉयमेंट पूरी होगी, बिल्कुल। आप समझ रहे हैं? विच इज़ द मेन मोटिव, टू बी वेरी ऑनेस्ट। Which is the main motive? अदरवाइज फिर तो वही बात हो गई जो आप बता रहे थे कि आपके और सर्जन्स के बीच में भी जो डिफरेंस है वो यही है कि वो जा रहे हैं, वो कमा रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, वो सीरियस जोन में रह रहे हैं और फिर वो घर आ रहे हैं। वो वाकई है ना, बच्चा बैठा हुआ जो है ना चिल मार रहा था पेड़ के नीचे, तो उसका बाप आया, बेटा पढ़ लो, तो उसने कहा फिर क्या होगा? कहना तुम पढ़ोगे तो तुम्हारी अच्छी जगह दाखिला हो जाएगा। कहना फिर क्या होगा? कहना अच्छी नौकरी लग जाएगी। कहना फिर क्या होगा? फिर पैसे आ जाएंगे। फिर क्या होगा? फिर सुकून मिलेगा। कहना तो अभी भी तो है। तो मतलब एक ट्रेड ऑफ है, कितना चाहिए वर्सेस क्या अपनी लाइफ को बनाना है। ट्रू दैट। तो इफ वी गो बैक टू योर एक्टिंग जर्नी, एज एन एक्टर क्या मुश्किल लगता था आपको सबसे ज़्यादा? ये डायलॉग्स याद करना, कैमरे के सामने डिलीवरी, या तो फिर ये जो कुछ डायरेक्टर्स के जो एटीट्यूड्स होते हैं कि यार इसको उठा के ले आए, लाइन नहीं बोली जा रही, इससे कौन है ये? अच्छा, मेरी याददाश्त बिल्कुल सही रही है लाइंस के मामले में। ठीक है, ये मैं कर लेता हूँ। वो मेरे ख्याल में शायद इसलिए भी क्योंकि पहले आप आरजे थे, फिर आप वीजे बने, डॉक्टर भी था ना, तो याद करने की चीजें याद, मतलब मुझे नाम नहीं याद रहते। ठीक है। 8वीं दफा में मुझे सिप्तैन याद होगा शायद। ठीक है। मैं चेहरा याद करूंगा, यार इसको मैंने कहीं देखा हुआ है, कौन है, क्यों है, कैसे है, ये मैं मिस कर जाता हूँ। सही है, लेकिन मुझे लाइंस पूरी याद हो जाती हैं, कोई मसला नहीं। मैं अरबी में लाइंस दे चुका हूँ कई कमर्शियल्स में। बट मेरा सबसे बड़ा चैलेंज ये था, ये जो मेरे मुंह पे पफ लगा हुआ है, ये मुझे चुभ रहा है, मुझे मुंह धोना है, मुझे आदत नहीं है कि वैसलीन लगा हुआ हो होंठों पे और ये पफ लगा हुआ है। मुझे खुदा की कसम पौने घंटे के बाद चिढ़ हो रही होती है अपने आप से, और मेरा दिल करता है मैं ना रेगमाल से मुंह धो लूं, क्या हो रहा है ये? तो मुझे ना ये सबसे बड़ी चैलेंज था मेरे लिए। और फिर तैयार रहना हर वक्त, काम लेने जाओ। अच्छा मैं आपको बताऊं, आप लोगों की एक्टर्स की लाइफ में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जब तक आप इस्टेब्लिश नहीं हुए, आपको जाना है और अपने आप को बार बार रीइंट्रोड्यूस करना है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है बेशतर एक्टर्स की लाइफ में। और अच्छा कैरेक्टर चाहिए तो अब आपको दोस्ती भी करनी है इससे, आपको मिलने भी जाना है। यार मुझे तो मिलने का शौक ही नहीं लोगों से, खुदा की कसम। हम तो मजाक करते हैं कि पहले ना पार्टीज की दावतें आती थी कि डांस पार्टी है, रेव है, फिर इवेंट्स की दावतें आती थी कि भाई अवार्ड शो है, फलाना। अब इफ्तार पार्टी की भी दावत नहीं आती भाई, क्योंकि उनको पता मैं नहीं जाऊंगा। तो डॉक्टर साहब, अगर हम अपने फील्ड, मीडिया फील्ड के बारे में बात करें, वो बीट ड्रामास, बीट फिल्म्स, बीट कमर्शियल्स, क्या सबसे बड़ा इशू क्या है? मतलब ये जो हम कॉन्सेप्ट कॉपी करना, या तो फिर फजूल का रोने धोना कि ये नहीं है वो नहीं है, या तो यूजुअली जब लोग कहते हैं कि बजट नहीं है, पैसे नहीं है, बना के दे दो, क्या इशू क्या है मेन जो इतना सारा जो लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं बाज़ औक़ात? यार मुझे लगता है सबसे पहला ना हमारा एक्चुअल इकोनॉमिक और मार्केट के साइज़ का प्रॉब्लम है। देखिए, जब मार्केट का साइज़ बड़ा होता है ना, तो आपके पास एक्सपेरिमेंटेशन का मार्जिन होता है। ठीक है, क्योंकि वो इकोनॉमिकली सपोर्ट कर जाता है इस बात को। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हमने आज तक कितना साई-फाई काम किया है पाकिस्तान में? बहुत कम, ये ना होने के बराबर। फैंटेसी पे हमने कितना काम किया कि कोई हमने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, ऐनक वाले जिन के बाद हमने कुछ बच्चों का प्रोग्राम किया? कुछ भी नहीं किया। छोटे छोटे पक्के दोस्त इधर उधर कोई छोटा छोटा बना लेता है, वो भी कोई 250 साल पुराना फॉर्मेट है, गुड्डा गुड्डी लिए हुई है ना। ठीक है, अच्छा कार्टून भी नहीं बन रहा है इसमें। बिल्कुल। सो या बनता है तो 6 मिनट का बनता है, और वो भाई बहुत मुश्किल से बना है दोस्त, 1.5 साल से लगे हुए इस काम में, क्योंकि हमारी इकोनॉमी का साइज नहीं बढ़ रहा। अनफॉर्चुनेटली हमारी इकोनॉमी का साइज श्रिंक हो रहा है। अच्छा, इसके साथ इवन तो हमारा लैंग्वेज का डायस्पोरा बढ़ा है। सही है, मतलब हमारी ज़बान जो है वो इस पूरे बर्रे आज़म में समझी और एंजॉय की जाती है। बिल्कुल। लेकिन इसका हम फायदा इसलिए नहीं उठा पा रहे क्योंकि हमारी अपनी लोकल डोमेस्टिक मार्केट इतनी बड़ी नहीं है। तो हमारे ROIs यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो आते नहीं है इधर से। सही है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। यही ड्रामा की स्टोरी उठाएं और तुर्की में शूट कर लें इसको, 250 गुना बजट है आपके पास। सही है। अब आप कहेंगे यार मेरे पास तो 250 गुना का बजट है, मैं एक रोबोट पे स्टोरी बनाना चाह रहा हूँ। अब मैं टॉप ऑफ द लाइन चीजें कर सकता हूँ। एग्जैक्टली, है ना। अब मुझे सस्ते ग्राफिक्स की जरूरत है। मैं फैंटेसीज के बारे में सोच सकता हूँ कि इसमें क्या चीजें ऐड कर सकते हैं। एक बड़ी ऑडियंस है मेरे पास, इकोनॉमिक्स है उसके लिए, और ये सारा इकोसिस्टम क्रिएट हो गया है। ठीक है। हमारा अभी तक जो है ना वो उस मार्केट के उस फेज में से निकले नहीं है हम, जहाँ पे हम पाकिस्तान नाजुक मोड़ पे बॉस, ये मोड़ कट के ही नहीं दे रहा ना हमारा, कि वो एक ज़माने से है और आज तक ही है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ऑडियंस की यही डिमांड है, तो ये मार्वल की फिल्में जो लग रही है सिनेमाज में, और लोग जाए जा रहे हैं हाउसफुल एंड एवरीथिंग, हॉलीवुड की फिल्में लग रही हैं, ये कौन देख रहा है? ये बांग्लादेश से लोग आके देख रहे हैं, तिब्बत से लोग आ रहे हैं, कौन है ये? अपने ही लोग हैं ना, जो सिनेमा खड़े हुए इस वक्त, पाकिस्तानी इंडस्ट्री पे नहीं खड़े हुए। बिल्कुल ऐसा ही है। प्राइमरली बाहर की इंपोर्ट्स पे खड़े हुए, वो जो भी जबान में हो।
प्रॉब्लम ये है कि हमें जब सस्ती चीज मिल जाती है ना तो हम कहते हैं, या मार्वल की एक फिल्म आ गई आपके पास, सही है, 100 रुपए में आ गई, ठीक है, अब आप एज अ व्यूअर 100 रुपए में ये फिल्म देख सकते हैं या 2000 रुपए में ये फिल्म देख सकते हैं, सही है, ठीक है, टॉप ऑफ द लाइन टेक्नोलॉजी, चीजें, स्टोरी, एवरीथिंग, हाँ सब बिल्कुल कुछ। सही है। आप मुझसे कहें यार इसी को मैच कर दो पाकिस्तानी बजट में, मैं कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकते, ये भी नहीं कर सकता मेरे बजट में काम। बिल्कुल ऐसे तो ही है। हमें उसके अंदर रिस्ट्रिक्ट करके रहना होगा। तो हम क्या करते हैं, हम हिरन का मुश्क पकाते ही नहीं, हम कहते हैं नहीं नहीं बॉस ये ठीक ही नहीं है, हमें तो मूली की सब्जी पसंद है। तो हम सास बहू में फंसे रहते हैं, आप समझ, बिल्कुल। तो हम सास बहू, घर के अंदर लोकेशन कम कर दो, हाँ, exactly। लोकेशन ना फैलाओ, जहाँ लोकेशन राइटर जो है ना 8वीं लिख देता है तो हम कहते हैं हेलो अबे यार क्या पी रहा है भाई, हैं क्या सैटरडे हो गया तो शुरू, पागल हो गए हो क्या, समेटो इसको, ज्यादा कैरेक्टर हो गए भाई, हेलो डेटें नहीं मिलेंगी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ पे एक एक्टर, इकोनॉमिक्स की बात कर रहे थे ना, वहाँ पे अगर एक एक्टर एक सीरीज पे या सिटकॉम पे साइन ऑफ हो गया है, उसको उसके बाद जिंदगी में कुछ और करने की जरूरत नहीं। फ्रेंड्स के एक्टर्स, साइनफेल्ड के एक्टर्स या बिग बैंग थियरी के एक्टर्स को पैसों का मसला नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने वो 8-10 सीजन किए, बिल्कुल, उसके बाद बॉस अब अय्याशी है, मेंशन से चीज है। तो ना एक्टर के पास ये मार्जिन है या ना, क्योंकि आज तो अगर यासिर नाम का एक एक्टर है तो अगर वो 4 सेटों पर हफ्ते में 4 जगह पे नहीं पहुंचा हुआ है तो इसके घर में लाले पड़ जाएंगे बॉस। एग्जैक्टली। अब ये कैरेक्टर में कितना घुस पाएगा, वो बोले नहीं भाई, नहीं भाई वो तो जाएगा, बोलेगा लाइनें करा दो, क्या लाइनें। अब आजकल के एक्टर्स तो लाइन भी नहीं कर रहे, आई एम सॉरी टू से, नॉट टू ऑफेंड एनीवन, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वो लाइंस भी नहीं करते हैं। उनका तो ये होता है ना कि यार वो एडी को पीछे खड़ा कर दो, हाँ जी तुम क्यू पे लाइन देते रहो, मैं कैमरे की तरफ देख के लाइनें दूंगा, और फिर उसके बाद क्योंकि 8 बजे मुझे दूसरे सेट पे जाना है। हाँ एग्जैक्टली। दिन में 2-2 3-3 शूटें निपटा रहे होते हैं। ये सुमेरा से मुझे याद आया, आपने एक फिल्म में की हुई थी, उसके एक्सपीरियंस का बताया ना जरा। ओए ओए यार, बहुत अच्छा और बहुत बुरा एक्सपीरियंस साथ साथ। कैसे? ओके, बहुत अच्छा इसलिए क्योंकि हर आदमी की ना, या चलो जिसके अंदर थोड़ा सा भी एक्टर फंसा है उसको एक ठरक होती है कि मैं फीचर फिल्म कर लूँ। सही है। ये उस जमाने की बात है जब ये रिवाइवल नहीं हो पाया था, और ये ZDF और सबिया सुमार ने एक आर्ट फिल्म की थी। सही है। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था इन टर्म्स ऑफ लर्निंग। सबिया ना अपने एक्टर्स को जिस तरह से प्रेप करती है, या जिस तरह से उसने हमें प्रेप किया, मैं और किसी के लिए नहीं बात करूंगा, बट जिस तरह से उसने हमें प्रेप किया, एक नायाब एक्सपीरियंस था वो मेरे लिए। तो मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अच्छा, अब मजे की बात ये, आमना इलियास थी मेरे साथ उसमें। सही है। आमना का चेहरा, आमना मेरी हीरोइन है उसमें। सही है। और मेरा उसके साथ बचपन से प्यार है। ठीक है। इस स्टोरी के अंदर। ठीक है। ठीक है। और अब हमारा एक स्क्रिप्ट में ये सीन लिखा हुआ है कि मैं इसको किस करूंगा। ठीक है। लेकिन मैं हूं शादीशुदा बॉस, तो इसको अगर मैंने स्क्रीन पे नहीं ऑफ स्क्रीन या दिल में भी किस कर लिया तो इस किस का मतलब है कि मैं साथ में तलाकनामा साइन कर रहा हूं। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा पार्टनर इतना पसंद नहीं मुझे फिल्म। दूसरा और बड़ा मसला, आमना की शक्ल उस वक्त मेरी छोटी बहन से मिलती है। ओके। मेरी एक्चुअल जो छोटी बहन है सगी, सही है, आमना और वो डिट्टो कॉपी। डिट्टो तो नहीं, लेकिन तो मतलब ये बहनें हो सकती हैं। सही है। सही है। आमना जितनी हाइट नहीं उसकी, लेकिन ये बहनें हो सकती हैं। ऐसी पे तो मुझे लाड आ सकता है ना, प्यार थोड़ी कर सकता हूं मैं इससे, कि अट्रैक्ट थोड़ी होगा, मुझे तो ये बहन नजर आ रही है अपनी। अब वो सबिहा जो है, ये हमें बाद में पता चला, सबिहा आमना को बोले तुम इसको रोमांस करो थोड़ा, और वो इस तरह से हमें कमरे में छोड़ छोड़ के जाए कि ये मुझे थोड़ा सा लुभाए, और मैं उससे बातें करूं कि यार मेरा बच्चा जो है ना 6 महीने का हो गया, और ये और वो हाँ एग्जैक्टली ठीक हो गया। ठीक है। नसीब कैसा देखें आप, एक शादीशुदा मिला, दूसरा एक और हीरो था उसमें, स्कॉटलैंड से आया हुआ हैंडसम लड़का, जमाल नाम था शायद उसका। सही है। शानदार आदमी, टॉल, जैसे एक्टर एक हीरो होता है बिल्कुल, वो एक्चुअली तो बकौल वो जो कैरेक्टर बेओ ने मेरी वालदा कैरेक्टर किया था, कहने इस गरीब के नसीब फूट गए, एक शादीशुदा दूसरा कुछ नहीं मिल रहा, और ये बेचारी का काम ये है कि इन दोनों को इसने रोमांस करना, ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री चाहिए। तो ये एक बहुत सारे हमने ना बहुत मजे के दोस्त बनाए। हालात इतने खराब थे यार सिप्तैन, क्योंकि बजट तो था नहीं, और बजट नहीं था से मुराद कितना बजट नहीं था, मैं आपको बता रहा हूँ, चेंजिंग रूम जो है, बिला मुबालगा बता रहा हूँ, एक्चुअली नहीं है। अगर ये जगह है खुदा की कसम, और इसमें एक बत्ती जल रही है, एक ट्यूबलाइट है, इधर ही इस्त्री भी हो रही है, यहीं चेंजिंग रूम भी है, यहीं पे खड़े होकर चेंज कर लो। अगर तुम्हें ज्यादा शर्म आ रही है तो कोई पर्दा लेकर यूं खड़ा हो जाएगा। सही है।
और अगर नहीं शर्म आ रही तो कर लो बॉस, इधर ही तुमने ऐसा ही मतलब कपड़े ही पहनने हैं ना तो पहन लो। ठीक है। यहीं पे मेकअप होगा, यहाँ पे एसी नहीं है, पानी नहीं है, वॉशरूम जो है वो एक है जो कि ज़मीन वाला है, जिस पे मैं नहीं बैठना जानता, और ये ऑलरेडी 250 साल पुराना है और 300 आदमी का क्रू इसमें करता है। सही है। तो यहाँ इस गली में गुजरने का मतलब ये कि तुम्हारी मरी हुई नानी की रूह की भी नाक सड़ चुकी है। अब जो आ रहा था वो भी कह रहा है जानी इधर तो नहीं आऊंगा मैं। ठीक है। तुम कुछ भी करो, मुझे कहीं और लेके जाओ। सही है। यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ तो पहले ही रश ज्यादा है। सही है। सही है, आबादी इतनी ज्यादा है हमारी कि हम इस जगह पे हम नहीं बच सकते, हमें लेके जाओ। सही है। ये मामलात हैं और ये हालात हैं। और याद रहे ये सारा यो क्रू है, लेकिन उसकी वजह से ना हमारी दोस्तियां बहुत अच्छी हो गई। ओके। तो साथ रहना हुआ, बैठना, खाना मुश्किल वक्त पीना, होता है ना। एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक अच्छी बात थी। इसमें बहुत सारे लाइफ लॉन्ग दोस्त भी बने, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी हुए और इसमें बहुत सारी ऐसी लर्निंग्स भी हुई कि यार बॉस पाकिस्तान चौक पे ना वॉशरूम कहाँ है, मुझे सब जगह पता है। यासिर भाई एक सवाल, बहुत खूबसूरत सवाल, कि एज एन एक्टर कभी आपने किसी प्रोड्यूसर को तनकीद की हो या गाली वाली दी हो कि यार ये क्या प्रोड्यूसर है यार, अजीब पैसे नहीं दे रहे हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा? यार एज एन एक्टर तो मेरे पैसे, अच्छा ओके, उस वक्त ना, क्योंकि सवाल एक्चुअल में ये है, क्योंकि अब एज अ प्रोड्यूसर भी तो होता होगा ना, बहुत सारे एक्टर्स ऐसे वाले भाई यार ये कौन एक्टर है यार ये। अरे तो ये तो तनकीद तो दो तरफा है कि एक्टर हो के प्रोड्यूसर को बोलना, फिर प्रोड्यूसर हो के दोबारा एक्टर को बोलना, ऐसा ही है। तो इस बारे में थोड़ा यार ओके, सो एज अ टैलेंट कह लो, एज एन एक्टर नहीं बट एज अ टैलेंट सही है। मेरा बहुत दफ़ा ये इख्तिलाफ हुआ है। अच्छा, लेकिन मैं ना डेस्परेट कभी भी नहीं होता था। मेरा एक सिंपल उसूल था कि भाई मुझे एक दिन बता दो। सही है। 6 महीने बाद है तो मैं एग्जैक्टली 6 महीने बाद मैं 6 महीने बाद कर लूँगा। ठीक है। और मुझे ये लगता था हमेशा से कि यार ये प्रोड्यूसर है ना, ये तो अय्याशियाँ कर रहे हैं, इनको तो पता ही कुछ नहीं है। सही है। अच्छा, अब जब ये टेबल टर्न हो गई, क्योंकि कैमरा फ्लिप होकर इस तरफ आ गया ना, अब ठीक है कि अब आप प्रोड्यूसर अब और आप आपने एक्टर प्रोड्यूसर को हैं, देने, एग्जैक्टली, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से भी मुश्किल है भाई और यहाँ से भी मुश्किल है। सही है। अनफॉर्चुनेटली पता है इसमें चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि जो एक्टर है ना उसका ना टाइम इन्वेस्टेड है, क्योंकि वो टाइम ही बेचता है। सही है। अपने टाइम की कमिटमेंट बेच रहा है और अपना टैलेंट है। प्रोड्यूसर का ना टाइम, एफर्ट, टैलेंट और पैसा, ये सब लगा हुआ है। सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये बात जो है ना चैनल को नहीं समझ में आती। चैनल ये कहता है कि कैसे मैं इसकी फाके करा दूं मैं इसके घर में, इसके बाप की जमीनें भी हड़प लूं मैं, इसके दादा का कहीं गांव में कुछ है नोच लो, सही है। इसकी माँ के जेवर बिकवा दो। चैनल का मोडस ऑपरेंडी 99% ऑफ द टाइम यही है कि भाई आपका पैसा मैं इतना फंसा लूंगा अपने सिस्टम के अंदर। मैं बेशतर चैनल्स की बात कर रहा हूँ, सबकी नहीं, लेकिन उनका मॉडल ही इस बात पे ऑपरेट करता है कि आपके पैसे पे मैं अपना पूरा चैनल रन करूंगा और उसके बाद मैं जो कुछ आ गए तो फिर उस पे ये लो, और उसके बाद भी मैं अपना कैश फ्लो पॉजिटिव रखने के लिए आपको लंबा कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि बहुत सारी प्रोडक्शन कंपनीज जो है ना वो बंद हो जाती हैं या वो इतने उधारों में चली जाती हैं कि वो सस्टेनेबल नहीं रहता। सही है। अब चैनल्स ने अपने प्रोडक्शन हाउसेस कर लिए, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया, तो क्या एक्टरों के हालात सही हो गए? नहीं, ऐसे ही है बिल्कुल। सो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? देखिए, मार्केट को रीस्ट्रक्चरिंग अगर होगी ना तो ये सिर्फ तब होगी जब आपके पास इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग हो जाएगी। बिल्कुल सही है। इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग इस तरह से होगी कि मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, ये एडवर्टाइजिंग में हो रहा है अब कि यार इस टाइम से इस टाइम तक आपके पास विंडो है, सही है, इसमें आप प्लीज ये पेमेंट कर दें। ठीक है। इसके बाद ये करेंगे तो अगर आपने सिप्तैन के पैसे नहीं दिए तो यासिर भी, अशफाक भी, सुमैर भी, सुमैया भी, ये इनमें से कोई जितने भी लोग हैं इस यूनियन में आपके साथ काम नहीं करेंगे। ठीक है, बिल्कुल तो सही अब आप मजबूर हो जाएंगे कि क्लाइंट, ब्रांड, फलाना ढिमका सभी, फिर अभी इकोसिस्टम बन गया ना। आप दूध लेने जाते हैं, बिल्कुल तो आप कह सकते हैं उसको, जब तक आपका उससे पर्सनल ताल्लुक ना हो, यार मैं कल दे दूंगा पैसे, नहीं कह सकते। आप पेट्रोल पंप वाले से कह सकते हैं जानी मैं कल दे दूंगा पैसे, वो बोलेगा बॉस इधर आओ, आईडी कार्ड रखो और कल पैसे लेके आईडी कार्ड ले जाओ, ये ले जाना, वरना मैं घर तक पहुंच जाऊंगा तुम्हारे। बिल्कुल ऐसे ही है ना। 5,000 रुपए के फ्यूल के लिए वो घर पहुंच जाएगा आपके। बस पे चढ़ते हुए आप ये नहीं कर सकते ना, क्योंकि उन्होंने एक निजाम बना। हमारी इंडस्ट्री उस वाले फेज में अभी नहीं आई है जहाँ पे निजाम क्लियर हो। अभी जो है ना हर आदमी अपने अपने साइलोज में ऑपरेट कर रहा है और वो ठीक है, बिल्कुल सही है, बट निजाम बनना होगा इवेंचुअली। अभी तक वो सिस्टम क्रिएट नहीं हुआ है। होपफुली शायद वो भी हो जाए इंशाल्लाह। तो एज अ प्रोड्यूसर
कभी ऐसा हुआ है कि किसी को पर्सनल रीज़न की वजह से आपने बोला यार नहीं यार ये वो जो स्टोरी बोर्ड्स पे जब एक्टर्स के ऑप्शंस आते हैं आपके पास या डायरेक्टर हो या कुछ भी हो, कभी ऐसा हुआ है पर्सनल रीजंस पे आपने बोला अबे यार छोड़ दो इसको साइड? बिल्कुल, मैं खुले मतलब मैं इस मामले में बिल्कुल अपॉलोजेटिक नहीं हूँ कि भाई मुझे इसके साथ नहीं काम करना, ये तकलीफदेह आदमी है, ये सीरियस नहीं है अपने काम में। देखे भाई, एक्टर को, स्पॉट बॉय को, और याद रहे मैं अब एक्टर और स्पॉट बॉय एक साथ खड़ा कर रही हूँ, और एवरीवन इन बिटवीन को एक चीज समझनी होगी कि बॉस आपका ये काम है। सही है, आप किसी पे मेहरबानी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, इस बात को जरा हम समझ लेते हैं। ठीक है, ठीक है, चाहे वो डायरेक्टर हो, एक्टर हो, स्पॉट बॉय हो, प्रोड्यूसर हो, रनर हो, राइडर हो, कोई भी हो, आपका ये काम है। ठीक है सर। अच्छा, इसकी वजह से आप अपनी पोजीशन की वजह से ना ये कुछ फरमाइशें पूरी करवा लेते हैं। सही है, ठीक है, सही है। जैसे कि डॉक्टर होने के नाते आपको ये नहीं सोचना होता कि यार कॉफी का है, मैं खुद बना के लाता हूँ। शायद आपको नर्स बहुत दफा फैसिलिटेट कर देती है कि सर एक सेकंड में ले आई, या आपका कोई असिस्टेंट होता है, अग्रीड। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि अब आप लॉ से ऊपर आ गए। बिल्कुल। एंड द लॉ इज कि सब तमीज से बात करेंगे, फरमाइशों की एक लिमिट होगी। बिल्कुल। तो मेरे भाई देखें, मुझे ना बड़ी अच्छी मिसाल दी आसिफ रजा मीर साहब ने। सही है। आसिफ साहब ने बताया मुझे कि उन्होंने एक और एक्टर को जब कास्ट किया ANB के दौर में, ठीक है, तो भाई फरमाइश है यार ऐसा है कि तंजानिया से हिरन आएगा, उसका मुश्क निकलेगा और वो उबाल के फिर एक खोपचे में डाल के ये पेश होगा मेरे सामने। सही फिर है। मैं सूंघ के बताऊंगा मैंने खाना है या नहीं खाना। ठीक हो गया। फिर वो एक्टर प्रोड्यूसर बन गया। सही है। आसिफ साहब से उसकी मुलाकात हुई, तो आसिफ साहब ने कहा हाँ भाई साहब आ रहे हैं अब जेंडर से खाने। तो उन्होंने कहा भाई मुझे तो चिढ़ हो गई है खुदा की कसम। तो बॉस देखें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खाना नहीं खाओ, लेकिन यार घर पे भी जेंडर्स मंगवाते नहीं मंगवाते हैं? नहीं मंगवाते हैं। घर पे आपकी क्या ख्वाहिश होती है यार? दाल चावल आलू गोश्त फलाना सब्जी जो भी है XYZ है। मैं भी वही खा रहा हूँ, ये भी वही खा रहा है, वो भी वही खा रहा है। यासिर भाई, आजकल के तो कुछ हैं जो गाड़ी में बैठते साथ ही स्टूडियो पहुंचने से पहले डिसाइड कर लेते हैं कि यार आज सेंडर ने ये इंट्रोड्यूस किया तो वो शूट पे जाके खाना है। तो इसके बारे में यार बताएं प्लीज। देखिए बॉस, एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। हम एक शूट कर रहे थे आउटडोर, जून की सड़ी हुई गर्मी, सही है, सख्त गर्मी, और हम शूट कर रहे हैं डालमिया की पाइप फैक्ट्री देखिए, मतलब बेवां है वो। बिल्कुल। और क्योंकि आउटडोर शूट है तो अब एक छोटा टेंट लगा हुआ, उसके अंदर एक छोटा पोर्टेबल AC लगा हुआ है, लेकिन उस AC का अपनी एक दमखम होता है कि उतनी ही कैपेसिटी उस बेचारे की, ठीक है, कि बस चल रहा है बॉस का। गर्मी से जान निकली हुई है। ऐसे में एक एजेंसी वाला मुझसे कहता है यार वो काजू नहीं रखे आपने? मैंने कहा नक्सीर फूट जाएगी, पागल वागल हो गए कि इस गर्मी में तो मैं काजू सूझ रहे। तो कहता है नहीं यार मैं खा लेता हूँ। मैं कहा मतलब वैसे तो तुम दीवार भी चाट लेते होगे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी मैं तुम्हारी दीवार खड़ी कर दूं। बहरहाल मैंने कहा भाई लेकर आओ यार इनके लिए, इनको काजू दो, काजू चाहिए, इनको काजू चाहिए, नमकीन काजू चाहिए, इनकी नक्सीर फटेगी, मैं ही लेके भाग रहूँगा। बहरहाल ये हो गया। सो देखिए पॉइंट पता क्या है, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग ना शूट को पार्टी समझ कर आते हैं, और वो ये समझ कर आते हैं कि आज अगर मैंने फलानी जगह से ढिमकानी चीज़ नहीं मंगवाई तो मैं कहीं हल्का ना लग जाऊं। दिस इज़ एन अनफॉर्चुनेट इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। इन लोगों को ना ये साबित करने के लिए कि यार मैं ज़रा कूल हूँ और मैं ज़रा यो हूँ, मेरे भाई ये इस चीज़ों से कूल और यो नहीं बनता। नहीं बनता, एग्जैक्टली। क्योंकि यासिर भाई आपने इंटरनेशनली भी काम किया है, अगर मैं प्रोडक्शन के बारे से भी बात करूँ, और इंटरनेशनल डायरेक्टर्स आपके पास आके उन्होंने यहाँ भी काम किया आपके साथ। बिल्कुल। तो उनका ये वाला एटीट्यूड है, ये टेंट्रम है कि यार नहीं भाई यासिर साहब खाना तो, अरे नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अगर दुनिया में जहाँ शूट किया है वहाँ पे एक खाना लगता है भाई, और सबके लिए वही लगता है, सबके लिए वही लगा है। अब वो भले स्पॉट का बंदा हो, वो भले प्रोड्यूसर हो, कुछ भाई भी वो लोडर होगा, ठीक वो है, वही खाएगा। और मैं आपको बताऊं, मैंने टर्की में कुछ 18-20 दिन शूट की थी, मुझे इतना अच्छा निज़ाम लगा कि लाइन में लगेंगे चुप करके आप। सही है। आप एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, आप आर्टिस्ट हैं, आप स्पॉट बॉय हैं, आप लोडर हैं। अगर मैं आपसे पहले लाइन में आके खड़ा हुआ हूँ, और वहाँ पे ना मैस लगता था क्योंकि आउटडोर शूट हो रही थी, तो आप अपनी ट्रे उठाएंगे, लाइन में लग गए आप। सही है। और आप बोलेंगे जानी ये ज़रा डाल दे यार प्लीज़, ये वाला डाल दो, ये वाला डाल दो, और वो लेके आप आराम से वहाँ पे बैठेंगे, अपनी जगह पे रखेंगे और वहाँ पे खाएंगे, और उसके बाद आप यही ट्रे उठाएंगे खुद। सही है। और जाके इसको खाली करेंगे डस्टबिन के अंदर और ये ट्रे ऊपर रख देंगे।
वहां पे कोई नहीं आ रहा आपकी यूं करके ना नाक और मुंह पोंछने के लिए, ओ मेरे बेबी खा ले पालू ले ले पालू, ऐसा कुछ नहीं हो रहा भाई। इंसान है, इंसान बन के रहे। एक बात देखें, और दूसरी बात, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग ना घर से भूखे आते हैं, 3 दिन पहले से उन्होंने रोजा रखा हुआ होता है कि यार मैंने ना आज मैंने लुट मचा देनी है, वो घर के लिए भी पार्सल लेके जाते हैं। ऐसा भी हुआ है हमारे साथ। मैं रात को 8-9 बजे ईशा पढ़ने गया हूँ मेकअप रूम में, तो मेकअप रूम में जो है वो 2 पिज़्ज़ास रखे हुए हैं, 2 सैलड के बोल्स रखे हुए, जैंडर्स का रखा हुआ है। मैंने कोई खाएगा, 9 बजे पैकअप हो गया, वो वहीं रखा हुआ था, तो पता चला थैला घर। मैं कहा या अल्लाह, इनसे पूछो बेटा चीनी की ज़रूरत है, बच्चों के लिए फीडर बना दूं, दूध पिला दूं बेबी को, शौहर के माथे पे पप्पी कर दूं, क्या करना है तुम्हारे लिए। मतलब देखें, ये अनफॉर्चुनेटली ना लोगों को हवस है, मुफ्त की हवस है। आज मुफ्त का है क्या, वो डेफिनेटली जाएंगे प्रोडक्शन के पैसों से, तो जो मंगाने मंगा दो, है ना। आपका तो कुछ जा नहीं रहा भाई, इट्स ओके, आप खाएं जो लगा हुआ। देखें हमारे सेट पे मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं खुद भी वही खाता हूँ। लेकिन यासिर भाई, अक्सर मैंने ये भी नोट किया कि बहुत सारे स्टार्स जो हैं उनके ये वाले शशके नहीं होते, लेकिन वो अपने साथ जो असिस्टेंट लेकर आते हैं, या जो वो किसी मेकअप आर्टिस्ट को उन्होंने रिकमेंड कर दिया कि यार मुझे ये चाहिए मेकअप पे, अब वो खुद खा रहे होंगे भिंडी, हाँ, लेकिन जो साथ में उन्होंने बंदे लाए हैं, सैंडर्स, चिंसोय, XYZ, 12 जगह से आएगा खाना। हाँ, इसको अलग चाहिए 3 जगह से, इसको अलग चाहिए 4 जगह से, ये 7 जगह तो ये हो गए, 5 अलग और है, ये 4, 5, 6, 8 जगह से आएगा। और फिर नाराज भी होंगे, इतनी देर से आया, यू नो। तो क्या वो रॉकेट पे जाता है आपके लिए, हेलीकॉप्टर पे जाता है, वो कैसे जाता? देखिए बस, अनफॉर्चुनेटली जो लोग ये करते हैं ना, एक कुछ नई दौलत आती है, नजर आता है, सही है, कि इसने ना पैसा कभी देखा नहीं था, या इसने कभी इज्जत नहीं देखी थी रात, कि इससे कोई पूछ रहा है, सही है। मतलब ये हो सकता है कि ये घर पे वाला लिमर रोटी खा ले चुप करके, दाल चावल सब्जी जो भी है। बॉस, अगर आपका पेट भरा हुआ है ना, तो आप ये कोशिश करते हैं कि यार मैं वो खाना खाऊं। और ये मैंने इंटरनेशनल डायरेक्टर से, प्रोडक्शन टीम से सीखा कि जो मैं खाने के बाद सुस्त ना हो जाऊं, सही है, मैं परफॉर्मेंस अपनी पूरी दे सकूं। क्योंकि मेरा हमारे एक डायरेक्टर हैं, दुबई में रहते हैं, वो TVCs वगैरह करने के लिए कभी थाईलैंड, कभी यहाँ, कभी इजिप्ट वो आते हैं। उन्होंने एक इतनी ज़बरदस्त बात की, और ये याद रहे, ये आदमी मुझसे कम से कम 10 साल बड़ा है। सही है। तो मैंने उससे पूछा, अदम नाम है, अदम उबैद साहब, अदम उबैद जी। मैंने एक दिन अदम से पूछा, मैंने कहा अदम, मैंने देखा आपने रात को खाना नहीं खाया, दोपहर का खाना नहीं खाया था। तो कह रहे नहीं यार, वो मैं नहीं खा रहा था, और गर्मी सड़ी गई। फिर रात को मैंने कहा दोपहर में क्यों नहीं खाया आपने, क्या कोई प्रॉब्लम है, या ठीक नहीं था खाना आपके लिए, या कोई डाइट ऐसी कि यार मैं ये नहीं खा सकता? तो उसने कहा नहीं यार, मसला ये है कि आपने ना मुझे पैसे काम करने के लिए दिए, मुझे सोने के लिए पैसे नहीं दिए। मैं खाना खा लेता हूँ तो मुझे ना नींद आनी शुरू हो जाती है, तो मैं सुस्त हो जाता हूँ। लेकिन ये शूट तो चलानी मैंने है। यप। तो बॉस, आप जिस दिन मुझे सोने के पैसे देंगे ना, तो फिर मैं आके खाना खाऊंगा, उस दिन मैं आके खाना खाऊंगा, मैं सो जाऊंगा, मैं दावत एंजॉय करूंगा। और रात को आदमी वो खाता था रज के कि बॉस अब मेरा काम खत्म हो गया, तो अब मैं अब सुबह उठना है ना, कोई बात नहीं। तो मुझे वो बात ना क्लिक कर गई, कहने यार हम भी तो बैंकर, लॉयर, इंजीनियर, डॉक्टर की तरह हमारी ड्यूटी का टाइम है ना, उस ड्यूटी में हमें चौकन्ना रहना है। ये नहीं कर सकते हम कि यार बिरयानी फ्रेम बना लो, देख लेंगे, हाँ शॉट हो गया यार, वो एडी को बता दो, देख लेना, तुम अप्रूव्ड है, हाँ चलो ठीक है, नेक्स्ट शॉट, है ना। वो कोई भी हो, चाहे वो स्टार हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, मेरे साथ अक्सर हुआ है कि मैं जब शूट पे गया हूँ तो मुझे पता है कि वो डायरेक्टर आराम से मॉनिटर के सामने बैठा हुआ है, अब वो नैप ले रहा है, एडी से अप्रूव करा रहे हैं, ऐसे ही, अच्छा यार वो देखो तो तुम्हें क्या लग रहा है, सही लग रहा है, आज डन नेक्स्ट शॉट पे जाता है ना। तो फिर एडी को हायर कर लेते ना, अगर आपने तो अपने दिमाग का इनपुट देना ही नहीं था। सो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे जो पिल्ले हैं ना, ये कम्युनिटी बन गई है एक, अनफॉर्चुनेटली, जो निकलते हैं घर से ये सोच के कि अम्मी दूध नहीं बख्शेंगी अगर मैंने अरूगला सैलड नहीं मंगवाया तो। इनसे कोई ये पूछ ले कि बेटा अरूगला क्या होता है, और ये कहाँ उगता है, और इसके जायके में क्या ऐसा मजा है जो तुम्हें दे रहा है। क्योंकि इसके बाद इनको जो है ना, ये भी तो सोच रहे थे सेट पे क्या है, बावले अभी तो तूने अरूगला सैलड मंगवाया था, अब तू सेट पे ये देख रहा है क्योंकि तेरा पेट नहीं भरेगा पत्तों में, अब तू देख रहा बिरयानी है क्या। एक भिजवा दीजिएगा कमरे में जी। वो देखिए तो सही सेट का खाना कैसा है। यासिर भाई, आप थोड़ा पीछे जाते हैं जर्नी की तरफ। हाँ। लोग इकरारुल हसन को बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं, जानते भी हैं, सिर्फ सरेआम की वजह से। यूजुअली जब वो फेमस हुए हैं, इकरारुल हसन, सरेआम। क्या आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि ये ट्रेंड शुरू किसने किया? यार शुरू तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक मैं शो करता था, सही है, एयरवाई पे ही शो करता था,
और वो कुछ जिम्मेदार कौन नाम का था। ठीक है। ट्रेंड क्या शुरू किया नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ हम ये करते थे कि स्टिंग ऑपरेशंस किए, बॉम्ब बॉम्ब लेके चले गए, कभी थाने में, कभी कहीं चले गए, कभी कहीं चले गए। इसकी वजह से ना उस वक्त का मैं आपको बात बता रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली 2-4 ऐसे वाकयात हुए जिसकी वजह से मैं बड़ा डिस्करेज हुआ, और मुझे उस वक्त जो अथॉरिटीज़ थी कह लें या जो मेरे एम्प्लॉयर्स थे उस वक्त के, वो नहीं आए इस बात पे भी खड़े होने के यार ये कैसे आपने इसको पेनलाइज कर दिया या कैसे आप ये कर रहे हैं। और जब मैं वापस पहुंचा तो उन्होंने कहा अरे बच गया फिर तू, अरे तो आप तो मैंने कहा ये मैं अपनी पुप्पो के वलीमे की वीडियो थोड़ी बनाने गया था भाई, जो बात है सही है कि यार मेरी पुप्पो की शादी इसकी वीडियो बनाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा मैं और वीडियो बना के वापस आ जाऊंगा, बीच में जो कुछ भी हो कोई बात नहीं, चलो यार अपने घर की बात। तो अच्छा 2-4-6 दफ़ा ऐसा हुआ। उसके बाद फिर मुझे पता चला सिस्टमैटिकली, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आई वाज़न्ट प्लेइंग अलोंग विद द things that they wanted me to do and I wasn't aligned, तो सिस्टमैटिकली मुझे बहुत बाद में पता चला ये कि वो प्रोग्राम को बंद कर दिया गया कि यार ये बंद कर दो, ये बेबाक है, बावला है, ये वो तीर है जो कभी भी किसी की भी आंख में जाके घुस जाएगा। बट द पॉइंट इज कि भाई मतलब फिर वो जब ऑफ एयर हो गया तो मैंने कहा यार बॉस तो फिर मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ऐसा तो मुझे करना ही नहीं है यार। और वो फिर शुक्रिया हो गया। लेटर ऑन आई थिंक दैट अल्हम्दुलिल्लाह इकरार इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, और वो बहुत अच्छा करता है। मतलब ऐसा नहीं मैं कह रहा कि यार मैं बहुत अच्छा करता था, वो नहीं करता, वो मुझसे ज़्यादा अच्छा करता है और वो दिल से करता है, डेडिकेशन के साथ करता है। और अच्छी बात उसकी ये है कि आई थिंक नाउ वो पूरी टीम डेवलप हो गई है जो पंगे ले लेती है। एग्जैक्टली बट ये टॉपिक छेड़ने का मेरा मकसद ये था बिकॉज बहुत सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि ये काम शुरू ही इकरार ने किया और ये इकरार से ही शुरू हुआ, फिर तभी जाके उनकी वो जो टीम बनी सरेआम की और ये सब कुछ हुआ। तो विच इज़ व्हाई आई वांटेड टू क्लेरिफाई कि कुछ लोग उससे पहले भी थे और भी थे यार, और भी थे बिल्कुल, मुझसे भी पहले कुछ लोग थे। मैं आपको बताऊं मिसाल के तौर पे जैसे स्टिंग ऑप्स तो वकार ज़का ने भी किए। यप सही है, और आज नहीं किए, बहुत ज़माने पहले किए, उससे पहले भी और लोग भी स्टिंग ऑप्स कर रहे थे, बाहर भी होते हैं। आपने इंडस्ट्री में तकरीबन हर डायरेक्टर, हर एक्टर, हर डीओपी के साथ काम किया है। सबसे ज़्यादा किसके साथ काम करके मज़ा आया? डायरेक्टर्स की अगर हम बात करें, डायरेक्टर्स की एडवर्टाइजिंग में अदम आई हैव टू से अदम, और अदम के अलावा बिकॉज अदम तो इंटरनेशनल डायरेक्टर है हमारे पास, लेकिन अगर हम लोकल डायरेक्टर्स की बात करें यार ओके, सो रिसेंटली आई हैव हैड द प्लेजर एंड द ऑनर ऑफ वर्किंग विद आसिम रज़ा। ठीक है, हमारे बहुत सीनियर और सेलिब्रेटेड डायरेक्टर, और मुझे बोर्डरूम से ही अंदाज़ा हुआ कि वो कितना थॉट आउट एक फ्रेम, एक चीज़, एक बात को सोच कर आए थे। ठीक है, सो दैट वाज अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। तो ये बहुत सारे हमारे ऐसे सीनियर्स हैं जिन्होंने ना वाकई, मतलब वो सिर्फ इसलिए सीनियर नहीं है कि वो बस पढ़े पुराने हो गए, वो वाकई उन्होंने काम किया, मेहनत की है। तो यासिर भाई, जो लोग आपकी तरह कैरियर बदलते रहते हैं उनके लिए कोई एक आधा एडवाइस या कोई एक मशवरा? जा सिमरन जी अपनी ज़िंदगी, एक लाइफ है बॉस। देखें वो हम कहते हैं ना कि यार लाइफ एक है, सही है, नहीं बॉस, आप रोज़ सुबह उठते हैं, आप रोज़ जीते हैं, मरते एक दफ़ा है आप, तो मौत एक है। ज़िंदगी तो एक सफ़र है ना, इस सफ़र को अगर एंजॉय नहीं करोगे, देखें हमने ना बहुत सारे माइल मार्कर्स अपने लिए बना लिए बिल्कुल। यार मेरे पास आईफोन होगा तो मैं हिट होऊंगा अपनी नज़र में, मुझे अच्छा लगेगा। हाँ, अबे हाँ, अबे यार ठीक है, आईफोन ही तो है। आप सिविक ले लेते हैं, आप कहते हैं यार मैं सोनाटा लूंगा, सोनाटा लेते हैं, आप कहते हैं मैं लैंड क्रूजर लूंगा, लैंड क्रूजर लेते हैं, आप कहते हैं मैं रोल्स रॉयस लूंगा। इसकी लिमिट नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। पता है लिमिट किस, एंजॉय क्या करता है आदमी करंट सिचुएशन में, जो भी है एंजॉय करता है साथ मज़े ना। वो जाकिर खान ने एक बहुत मज़े की बात की कि यार जानी जन्नत जाके क्या करना है, वहाँ सब तस्बीहें पढ़ रहे होंगे, टोपियाँ लगाए हुए होंगे, सुकून का माहौल होगा। ये जाकिर खान के पास है, ठीक है, कह रहे यार दोज़ख जाएंगे ना, वहाँ अपने सारे दोस्त यार होंगे और मज़े तो लोगों से होते। तो अच्छा मुझे ऐसा लगता है मज़े तो लोगों से हैं यार, जो बात है आप समझ रहे हैं। गाड़ी में अकेले बैठ के नहीं बॉस, उस गाड़ी में अगर आपके चार दोस्त साथ हैं तो फिर तो क्या ही बात, तो मजा आएगा ना अब इस गाड़ी के सफर में। वरना ये गाड़ी बेकार है, इससे अच्छा 4 साइकिलें होती हैं और दोस्त निकलते हैं और बातें होती हैं, कब सकती। तो ये रिश्ते जो है ना, मुझे लगता है दीज आर द एक्चुअल थिंग्स जो आप जिंदगी में एंजॉय करते हैं। यासिर भाई का कहना है कि जितने भी लोग इस लम्हे को जी लो भाई, हाँ, जो नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि क्या होगा, एक कैरियर से दूसरे कैरियर, एक प्रोफेशन से दूसरे प्रोफेशन, तो उन सब के लिए पैगाम ये है कि जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। क्योंकि अब हम जा रहे हैं रैपिड फायर की तरफ, तो ये कुछ ख़तरनाक सवालात हैं। हाँ, पहला सवाल मेरा, फर्स्ट लव, स्टेथोस्कोप या फिर माइक्रोफोन? माइक। सर्जरी या स्क्रिप्ट? एक तरफ अपनी जान हो और एक तरफ कटरीना हो, तो कटरीना उन ख़वातीन में से एक है जिनके लिए मैंने हॉल पास लिया हुआ है कि मैंने अपनी बेगम से शुरू में बोल दिया था कि बॉस अगर ये 3 ख़वातीन में से कोई भी मुझ पे मर मिटी, सही, लट्टू हो गई मुझ पे, सही है,
और याद रहे सिर्फ लट्टू इसलिए नहीं हुई हैं ये 3 खवातीन कि ये मुझसे मिली नहीं अभी तक, ठीक है। और कोई वजह Otherwise, नहीं। हाँ, आप नहीं तक मतलब आप एक दफ़ा मिलेंगे तो बात होगी ना बात यार। होगी, बिल्कुल। उनको नहीं पता कि वो क्या मिस कर रही सही हैं। है। तो अगर तो ऐसा हो गया तो देखो बेगम, मैं वैसे तो इधर उधर में कोई मामला नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ये मरमिटी तो मुझे माफ़ कर तो तो कटरीना उसमें से एक है, ये बात सही है। बिगर ईगो, डॉक्टर्स या एक्टर्स? एक्टर्स। ओके, वन रोल यू रिग्रेट सेइंग यस टू? रिग्रेट सेइंग यस टू, यार यही नौकर वाला। नौकर वाला। एंड वन रोल यू रिग्रेट सेइंग नो टू? सेइंग नो टू, ओ एक सतरंगी नाम का एक सोप था, सही है। और उसमें फवाद भी स्ट्रगलर था, मैं भी स्ट्रगलर था, और 7-8 महीने हमने साथ रहना था। और जिन पैसों में फवाद ने उस वक्त किया था, फवाद खान की बात कर रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं आया था, और मैंने बोल दिया था कि अगर फवाद इतना परेशान है या अग्री कर रहा है तो मेरा मसला नहीं है, ये मैं नहीं करूँगा इतने पैसों में, और वो मैंने नहीं किया था। हाँ। बॉलीवुड या लॉलीवुड में से कोई एक आध इंस्पिरेशन? यार बॉलीवुड अगर में तो दोनों में से हैंड्स अगर हम- डाउन शाहरुख खान, ठीक है, हैंड्स डाउन, ठीक है। बॉस है वो। और लॉलीवुड में? शान, शान। ओह बाप है वो सबका। शान जो है वो डैडी है बॉस, एक्टर्स के भी, डायरेक्टर्स के भी। मतलब उस आदमी को, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है सिप्तैन में, और मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। उन्होंने वो आए, मैं आप बोलूँ उन बोलूँ जो भी बोलूँ, मतलब आई हैव अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर शान। शान शाहिद सेट पर आए हैं और अचानक से फ्रेम के अंदर जैसे ही वो आदमी एंटर होता है तो फ्रेम की अपनी फट जाती है कि बॉस ये कौन आ गया, पहली बात। अच्छा चलो मैं मान लेता हूँ मैं इसके ऑरा में हूँ, सही है भाई। वो उन्होंने कहा डायरेक्टर से कौन सा लेंस लगा हुआ है, डायरेक्टर का सर वो 50 लगा हुआ है। कहने ओके, अपनी डिस्टेंस, लाइट, पोज खुद मैनेज किया उस आदमी ने, बगैर ये बोले हुए सर थोड़ा इधर आ जाए, थोड़ा सा ज़रा सा 1 मिनट, ये पहले 50 लगा हुआ, ओके यहाँ लेंगे। और वो इतना परफेक्ट था, इतना परफेक्ट था। वैसे यासिर भाई, ये मैं सिर्फ आपसे नहीं सुन रहा, शान, मैंने बहुत डायरेक्टर्स से ये बात, जैसे मुर्तज़ा चौधरी मुझे बता रहे थे कि वो एक कमर्शियल कर रहे थे शान के साथ। हाँ। तो शान जो है वो सेट पे आने से पहले वो डीपी से, वही जो आपने बात की, वो पहले पूछता है लेंस, हाँ, फिर मुझे ये बताए लाइट्स कहाँ कहाँ लगी हुई है, हाँ, ठीक है, और मैं कहाँ से कहाँ इंटर हो रहा हूँ। तो वो इंटर होते साथ ही नोज कि आके रुकना कहाँ पे है, फिर मुड़ के कैमरे में कहाँ देखना है, और परफॉर्मेंस यार, बगैर बोले हुए उस आदमी की आंखें, बॉडी किस तरह से बोलती है। मैं अगर फैन हूं ना किसी एक्टर का, तो वो शान, तो वो शान है बॉस। इतना अच्छा एक्टर, इतना सीनियर रिसोर्स, हम्बल आदमी मैंने नहीं देखा। मेरा आखिरी सवाल, अगर आपको दोबारा चांस मिले ज़िंदगी में, हाँ तो आप ड्रामा किंग बनेंगे या तो फिर डॉक्टर बनेंगे दोबारा? यार मैं यही करूंगा जो मैंने किया है, जो आपने किया है। बिल्कुल ऐसे ही। मैं डॉक्टर ही नहीं करूंगा भाई, मैं तो आंखों में थूके फेंक रहा था लोगों की तो बेहतर है कि मैं ना बनूं, ये मस्तियां लोगों को बर्दाश्त नहीं होंगी। या लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई एम रियली सॉरी, ये वो वाहिद एपिसोड है जहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी हम ख़त्म कर रहे हैं इसको, बिकॉज़ अभी तो बात शुरू ही थी हमारी। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं जितनी तारीफ़ करूँ कम है, और जितनी हम बातचीत करें वो भी कम है। तो आप देखते रहें बोलकास्ट सीज़न 2। थैंक यू सो मच।